हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। आपके साइंस 2 का स्टैंडर्ड 10th एसएससी साइंस 2 का चैप्टर है। मतलब क्या, बायोलॉजी का चैप्टर है ना। बहुत इजी चैप्टर है मैम, हमें पता है, मुझे भी पता है, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, क्या पढ़ना है इसमें, सिर्फ टर्म्स अंडरस्टैंड करना है। बायोलॉजी है, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट करती हूँ, बायोलॉजी है मतलब क्या समझने की जरूरत है बेटा, टर्म्स समझने की जरूरत है। कौन से टर्म्स इन्वॉल्व है, क्या एग्जाम्पल्स है, बस वही सब पढ़ना है। ईवीएस ईवीएस पढ़ा है ना बचपन में, कुछ न 80% टॉपिक तो उससे ही रिलेटेड। एनवायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन पढ़ी है, फूड वेब पढ़ा है, यही सब है इस चैप्टर में। बेसिक सा चैप्टर है, बट यस 10th का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना, हल्के में नहीं लेना। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा नहीं होते कि एट अ स्ट्रेच चैप्टर देखते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, वापस कंटिन्यू करते हैं। वैसे नहीं करना चाहिए, बट करते हो तो तुम्हें नोट्स रिफर करने हैं। तो मैं स्टार्टिंग में बता दे रही हूँ आपको कि जो आपको नोट्स मिलेंगे उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, उसमें से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, उसमें आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्स को रेफर करना है, लिख रहे हो वेल एंड गुड, बट इसके एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, तो नोट्स रेफर करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपके लिए बेटर है कि चैप्टर समझ में आ गया है, कितना समझ में आ गया है, वो क्वेश्चंस करके समझ में आ जाएगा कि अच्छा भाई हमारा तो कंसेप्ट क्लियर है। ओके ओके, बिना टाइम वेस्ट किए बेटा स्टार्ट करेंगे विथ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, है ना। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, देखो ये तो इंट्रोडक्शन कुछ नहीं। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम, एनवायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम पढ़ लेंगे, इकोसिस्टम क्या है, एनवायरमेंट अंडरस्टैंड करेंगे, एंड हाउ आर दे कनेक्टेड, उनके बीच में क्या कनेक्शन है वो पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब बेटा बचाना, कंजर्व करना, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वही सारी चीजें पढ़नी है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैसे मैनेज करना है, एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये हॉटस्पॉट्स बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, नाम इंपॉर्टेंट है, कौन से स्पीशीज इन्वॉल्व है, क्या क्या है, सब पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना टाइम वेस्ट किए चलो 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 जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्दी से। देखो सबसे पहला टॉपिक है अपना इकोसिस्टम। क्या है इकोसिस्टम, अभी जो बच्चों ने मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स देख रखे हैं, चाहे केमिस्ट्री के हो चाहे बायो को, उनको पता होगा कि जहां जहां पे डिब्बे दिखेंगे, जहां जहां पे बॉक्सेस दिखेंगे, क्या है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, लर्न करनी है। वैसे तुम लोग थ्योरी पेपर है, तुम लोग अपने हिसाब से लिखते हो आंसर्स, कोई दिक्कत नहीं है, समझो, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो, साइंस के टर्म्स इन्वॉल्व होने चाहिए आपके आंसर्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहां बात आती है डेफिनेशंस की, आई वुड से कि डेफिनेशंस टू द पॉइंट लिखो, सिर्फ डेफिनेशंस, बाकी अपने हिसाब से लिखो, डेफिनेशंस टू द पॉइंट लिखो। चाहे क्योंकि 1 मार्क के डेफिनेशंस आ जाते हैं ना, उतने में अगर सिर्फ इतने के लिए आपको 1 मार्क दे रहे तो वो प्रिसाइज होनी चाहिए। कभी एग्जामिनर को चांस मत दो कि ये नहीं लिखा तो मार्क्स कट गया, ये नहीं लिखा, फिजिकल नहीं लिखा मार्क्स कट गया, नहीं होना। वर्ड टू वर्ड डेफिनेशंस प्रिसाइजली करो, बाकी सब थ्योरी जो भी है अंडरस्टैंड करो एंड अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है, एंड इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इंटरैक्टिंग टुगेदर। इकोसिस्टम क्या है, ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे रह रहे हैं, उन वो ऑर्गेनिजम्स और वो कौन से एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड है, उनकी एनवायरनमेंट क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, वो कौन से फिजिकल एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, दैट इज उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, क्या है इकोसिस्टम, अगेन इट इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इंटरैक्टिंग टुगेदर, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो और जो ऑर्गेनिजम्स है वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगे, दैट इज इकोसिस्टम। 2 मेन कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम पे, क्या है, 2 मेन कंपोनेंट्स। फर्स्ट क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स, क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या है डिफरेंस बेटा, अबायोटिक और बायोटिक में 9th में भी पढ़ा है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा है। अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, अबायोटिक कंपोनेंट्स बोलेंगे। और बायोटिक मतलब क्या, बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जो लिविंग कंपोनेंट्स है उनको क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। तो क्या है, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, ये नॉन लिविंग है, राइट, ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स।
लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कौन से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक हो, मैक्रोस्कोपिक हो, मूव कर सकते हो जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, एक जगह पे स्टेशनरी हो जैसे प्लांट्स, स्टिल ऑल ऑफ देम आर व्हाट, ऑल ऑफ देम आर बायोटिक कंपोनेंट्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल व्हाट, दे आर दी बायोटिक कंपोनेंट्स. दो कंपोनेंट्स क्लियर है इकोसिस्टम के, अबायोटिक, बायोटिक, अबायोटिक नॉन लिविंग, बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स. डन. अभी देखो आगे, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स मतलब क्या? पहले तो कंज्यूमर्स मतलब क्या? जो किसी को कंज्यूम करेंगे, जो किसी को खाएंगे, है ना, उनको कंज्यूमर्स बोलेंगे. तो कौन से टाइप ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, उनको ही हम एपेक्स कंज्यूमर्स भी बोलते हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी या फिर एपेक्स कंज्यूमर, मतलब जो एकदम टॉप पे होंगे उनको बोलेंगे एपेक्स कंज्यूमर्स. आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स इन इकोसिस्टम. प्राइमरी मतलब क्या? जो अभी हम लोग देखेंगे फूड चेन, फूड वेब, उसमें हम समझेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स क्या है. प्राइमरी मतलब क्या? जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करेंगे, फिर ये उनको खाएंगे, ये उनको खाएंगे, एंड सो ऑन. ये हम किस में पढ़ेंगे? फूड चेन, फूड वेब, आगे वही पढ़ने वाले. बट अगर पूछ ले कोई कि कौन सा टाइप ऑफ कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स मतलब जो किसी को खाएंगे, जो किसी और को कंज्यूम करेंगे, फीड करेंगे, है ना. तो कौन से 3 टाइप्स है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. टर्शियरी को ही एपेक्स कंज्यूमर्स भी बोलेंगे. ओके. नेक्स्ट इज फूड चेन. दिख रही है ये चेन? दिख रही है क्या? किस फॉर्म में? ये चेन के फॉर्म में. तो फूड चेन क्या है? फूड चेन क्या है बेटा? जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं फूड चेन एंड फूड वेब में. दोनों अलग अलग चीज है, सेम नहीं है. फूड चेन आया, फूड वेब लिख दिया, फूड वेब आया, फूड चेन लिख दिया. नो, यू कांट डू दैट, प्रोहिबिटेड, नहीं कर सकते. ठीक है. फूड चेन क्या है? फूड चेन is a linear sequence of organisms through which nutrients and energy passes as one organism eats another. क्या है? डेफिनेशन को समझो 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 समझो. क्या है? फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस. लीनियर सीक्वेंस मतलब एक सिंगल लाइन में है, एक सिंगल फ्लो हो रहा है ना. ऐसे ये सिंगल फ्लो हो रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक सिंगल फ्लो हो रहा है, मतलब हम बोलते हैं लीनियर सीक्वेंस. कैसे सीक्वेंस है? लीनियर सीक्वेंस. किसकी? ऑर्गेनिजम्स के, ऑफ कोर्स, है ना. थ्रू विच क्या ट्रांसफर हो रहा है? न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसफर हो रहा है ना. ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं और एनर्जी भी पास हो रही है. कहां से? ये ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट सनलाइट ले रहे हैं, खाना बना रहे हैं, प्रोड्यूसर्स है. ग्रास हॉपर उस पे फीड करेगा, है ना. तो ये यहाँ से एनर्जी ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है. फ्रॉग यहाँ से न्यूट्रिशन ले रहा है, यहाँ से एनर्जी ले रहा है. मतलब फूड चेन क्या है? लीनियर सीक्वेंस है. लीनियर सीक्वेंस है इसकी, ऑर्गेनिजम्स की. और क्या पास होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में? न्यूट्रिशन और एनर्जी पास होती है. कब? जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करेगा, ईट करेगा. डन. समझ में आ गया व्हाट इज अ फूड चेन? फूड चेन क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट देखो, फूड वेब. क्या है फूड वेब? फूड चेन देखा, अभी फूड वेब देखो. क्या है फूड वेब? फूड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी स्मॉल फूड चेन्स. क्या है? या फिर हम बोलते हैं कि जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होते हैं, है ना, इंटरकनेक्टेड फूड चेन है, उसको फूड वेब बोलेंगे. बहुत सारे फूड चेन जब एक साथ एक इकोसिस्टम में जब आएंगे, कनेक्ट करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? फूड वेब बोलेंगे. Thus, when many food chains are interlinked, जब इंटरलिंक्ड होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे, they form a food web. क्या फॉर्म करते बेटा? फूड वेब फॉर्म करेंगे. देखो जैसे जैसे ये हमने फूड चेन देखी, राइट. ये देखो, ये हमने फूड चेन देखी. यहाँ पे ग्रास हॉपर है, ग्रास पे फीड किया. फ्रॉग है, उसने ग्रास हॉपर को खाया. अभी फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर की जगह कोई और इंसेक्ट है, कोई और इंसेक्ट है, वो भी फ्लावर्स पे, ग्रासेस पे, कहीं पे भी फीड करेगा, प्लांट्स पे, प्लांट के जूसेस पे. बट फ्रॉग उसको भी तो खा सकता है ना. फ्रॉग कैन इवन ईट इट. ऐसा तो नहीं है कि कंपल्शन है कि स्नेक फ्रॉग को ही खाएगा, कि इसके अलावा स्नेक का कुछ खाना ही नहीं है. नहीं ना. तो यहाँ पे इंटरकनेक्शन हो रहा है. देखो, जो फ्रॉग ग्रास हॉपर है उसको फ्रॉग भी खा रहा है, एक स्मॉल बर्ड भी खा सकता है. फिर ये जो बर्ड है, इट कैन बी
कंज्यूम बाय द स्नेक, ये जो फ्रॉग है इवन दैट कैन बी कंज्यूम बाय द स्नेक। मतलब फूड चेन क्या है, इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे में, एक फूड चेन दूसरी फूड चेन से इंटरलिंक्ड है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फूड वेब। डिफरेंस क्लियर है, व्हाट इज अ फूड चेन, फूड चेन लीनियर होता है, फूड वेब होता है इंटरलिंक्ड फूड चेन्स। डन, क्लियर है क्या, बिल्कुल मैम बिल्कुल क्लियर है। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन, जो भी हम फूड चेन की बात करते हैं उसमें ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। मतलब एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफॉर्म होगी, पहले किसने प्रोड्यूस की एनर्जी, एनर्जी आई तो आई कहां से, फिर उसको किसने खाया, फिर उसको किसने खाया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये है ट्रॉपिक लेवल्स। तो पहले फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल से कितना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड एपेक्स, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे देखा था, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फिर कंज्यूमर्स को हम, फिर बाद में हमने एपेक्स कंज्यूमर्स भी बोला था, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या है, प्रोड्यूसर्स। ऑब्वियसली जब तक प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे तब तक फूड चेन क्या, फूड वेब क्या, सब इनकम्प्लीट है। मतलब सबसे नेसेसरी कौन है, हमारे ट्रीज। इसलिए हम बोलते हैं ना ट्रीज बचाओ, ग्रीनरी बढ़ाओ, बिकॉज उनके बिना एनवायरमेंट, इकोसिस्टम कुछ चैप्टर ही नहीं है, उनके बिना तो पढ़ना लाइफ ही नहीं है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब क्या, जो ग्रीन प्लांट्स जो खाना बनाएंगे वो क्या है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टॉपिक लेवल किसका है, प्रोड्यूसर्स, मतलब ही क्या, ग्रीन प्लांट्स, जो हमारे हरे भरे ग्रीन लश ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल किसका है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होंगे, हर्बीवोर्स होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होंगे, हर्बीवोर्स होंगे, है ना। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब ही हर्बीवोर्स, ग्रास हॉपर हो गया, फिर रैबिट हो गया, है ना, ये क्या है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स। थर्ड ट्रॉपिक लेवल किसका है, कार्निवोर्स का। किसका है, कार्निवोर्स का। कार्निवोर्स क्या करेंगे, दे विल फीड ऑन दी हर्बीवोर्स, जो ग्रीन प्लांट्स खाएंगे उनको हम हर्बीवोर्स बोलेंगे, जो दूसरे एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को खाएंगे उनको हम कार्निवोर्स बोलेंगे। तो कार्निवोर्स किस पे फीड करेंगे, हर्बीवोर्स पे। उसके बाद आता है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। फोर्थ मतलब टर्शियरी सेकेंडरी कार्निवोर्स, यहाँ पे कार्निवोर्स आ गया, यहाँ पे सेकेंडरी कार्निवोर्स आ गया। तो ये किस पे फीड करेंगे, जो स्नेक है वो किस पे फीड करेगा, इस पे स्पाइडर को भी खा सकता है, इट कैन इवन ईट अ फ्रॉग। तो ये सेकेंडरी कार्निवोर्स हो गए। फिर आते हैं एपेक्स कंज्यूमर्स, हमने पढ़ा था ना, मतलब प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स कौन होंगे, वल्चर्स, ईगल्स, लायन, टाइगर, ये सब किस पे फीड करेंगे, ये सब सेकेंडरी कार्निवोर्स पे फीड करेंगे। और एक चीज दिख रही है मैम हमको यहाँ पे, डीकम्पोजर्स। ये क्या है, ये है बेटा आपके मतलब हमारे एनवायरमेंट के बड़े ही यूजफुल ऑर्गेनिज्म, जो हमारे एनवायरमेंट को एकदम स्वच्छ और साफ सुथरा रखते हैं। कौन है ये, डीकम्पोजर्स। इसको हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सपोज यहाँ पे डेथ हो रही है ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे इसके लीव्स फॉल हो गए, यहाँ पे हर्बीवोर्स की डेथ होगी, कार्निवोर की, ये जो भी ट्रॉपिक लेवल्स है उनमें से ऑर्गेनिजम्स की जब डेथ होती है तो यहाँ पे दिखती है कि आपको इधर उधर सब जगह के डेड बॉडीज नहीं दिखती, वो क्या हो जाती है, डीकम्पोज। या तो ये लोग खा लेंगे, उनको कंज्यूम कर लेंगे, या तो क्या बाद में इफ सड़ना स्टार्ट हो जाती है बॉडीज, है ना, हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स आर एक्टिंग ऑन इट। डीकम्पोजर्स मतलब क्या, जो माइक्रोब्स डेड ऑर्गेनिजम्स को डीके करने का काम करेंगे, उनको ही हम बोलेंगे, उनका क्या, वो कौन होते हैं, वो होते हैं बेटा डीकम्पोजर्स। कौन होंगे, डीकम्पोजर्स। कौन से होते हैं, माइक्रोब्स, ये सारे क्या है, डीकम्पोजर्स, ठीक है। डिकम्पोजर्स फॉर, हम बोलते हैं ना कि प्लास्टिक यूज मत करो, पेपर कम वेस्ट करो, या फिर जो प्लास्टिक पॉलीथिन्स है उसको रिप्लेस करो पेपर बैग से जो रिसाइकल हो सके, है ना। तो प्लास्टिक को ये डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा प्लास्टिक को डिकम्पोज। बट जो नेचुरल चीज है, जो ऑर्गेनिक चीज है, उनको क्या कर सकते हैं, दे कैन डिकम्पोज। इसलिए हम बोलते हैं कि प्लास्टिक बैन करो, प्लास्टिक कम यूज करो, ठीक है, ठीक है क्या बेटा। नेक्स्ट देखो, एनर्जी पिरामिड है, ये किसका पिरामिड है, एनर्जी का पिरामिड है। क्यों पढ़ना जरूरी है, क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा जब भी हम ऊपर जाते जाएंगे पिरामिड पे तो एनर्जी क्या होती जाएगी,
एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो एनर्जी बेटा पहले ये पढ़ लो, चलो सीधा इधर पहुंचने वाले। Obviously, definitions important. Energy pyramid is a diagram that shows the flow and quantification of energy transfer in an ecosystem. Energy pyramid क्या बताता है हमें? Flow and quantification of एनर्जी ट्रांसफर इन एन इकोसिस्टम। देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स सन से एनर्जी लेके प्रोड्यूसर्स के पास 100% थी, फिर यहां से एनर्जी लॉस होता है। क्या होता है? हर एक, जैसे ही हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे ट्रॉपिक लेवल्स में, एनर्जी लॉस होगी। बेटा थोड़ी सी गले में खराश है, प्लीज एडजस्ट। क्या होगी? एनर्जी लॉस होते जाएगी जैसे ही हम ऊपर ऊपर जाएंगे। यहाँ पे 10%, यहाँ पे 1%, यहाँ पे 0.1%। जैसे ही हम पिरामिड में ऊपर जाएंगे एनर्जी क्या होगी? देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी। कैसे कैसे लूज होगी? इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे वही दिखा रहा है, देखो एनर्जी पिरामिड, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी थर्ड लेवल कंज्यूमर्स, एपेक्स प्रीडेटर्स। फिर ये जो है मैंने बता दिया, ये इनकी बॉडीज को कौन डिकम्पोज करेगा? डीकम्पोजर्स डिकम्पोज करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, इनमें डेड बॉडीज है तो क्या न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे? नहीं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करके वो न्यूट्रिएंट्स को वापस से सॉइल में ट्रांसफर करेंगे, है ना। ये कहाँ पे आ जाएंगे? वापस से इनटू द सॉइल। एंड अगेन ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स के रूट्स है, ये जो रूट्स है ये क्या करेंगे? दे विल फीड ऑन द न्यूट्रिशन। मतलब यहाँ पे जो न्यूट्रिशन, जहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो वापस कहाँ पे जाएंगे? इनटू द सॉइल। सॉइल से कौन लेगा? वापस से प्लांट्स ले लेंगे। फिर वैसे ही अपना पिरामिड कंटिन्यू होगा, वैसे ही फूड चेन, फूड वेब प्रोसीड होंगे। ठीक है, एनर्जी पिरामिड क्या है पता चल गया। फ्लो है, क्वांटिफिकेशन ऑफ एनर्जी, और कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कहाँ पे? इकोसिस्टम में। दैट इज व्हाट इट इज एन एनर्जी पिरामिड। और ये भूलना नहीं है कि हर लेवल पे एनर्जी लूज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, इकोसिस्टम इट इज फॉर्म बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। देख लिया हमने इकोसिस्टम कैसे फॉर्म होती है? बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इंटरैक्शंस विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे ये। ईच फैक्टर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। यस, हर एक फैक्टर, टेम्परेचर हो, वाटर हो, सॉइल हो, ह्यूमिडिटी हो, हर एक फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उनके बिना तो इकोसिस्टम ही नहीं है। Plants are important. Herbivores like deer, goats, sheep, cattle, horses, camels, etc. feeding upon producers are also important. पहले सबसे important कौन है? Producers. ये जो भी हर्बीवोर्स एनिमल्स है वो क्या करेंगे? प्रोड्यूसर्स को खाना बनाएंगे, प्रोड्यूसर्स पे फीड करेंगे। फिर प्रीडेटर्स लाइक लायन एंड टाइगर which prevent the overpopulation। अभी अगर इनको हम बोलते कि बेचारे ये जो है वो तो कार्निवोर्स है, वो तो हार्मफुल है, वो बेचारे डियर को मार देंगे, इसको मार देंगे, बट उनके बिना भी तो इकोसिस्टम इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि जब भी ये प्रोड्यूसर्स, ये भी तो रिप्रोड्यूस करेंगे। ये जो प्रोड्यूसर्स है, ये जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करेंगे जो हर्बीवोर्स, उनकी पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना, उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। दे विल रिप्रोड्यूस, दे उनकी भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो वो पॉपुलेशन को कौन कंट्रोल में लाएगा? कार्निवोर्स। ये जो प्रेडेटर्स है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे, वो क्या करते हैं? दे prevent the overpopulation of herbivores are also equally important। वो भी important है। हर एक फैक्टर, बायोटिक हो अबायोटिक हो, एवरी फैक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जब हम लोग इकोसिस्टम की बात करें। Decomposers and scavengers like caterpillars, termites, insects present in the dung carry out decomposition and clean the environment। ठीक है, decomposers क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, टर्माइट्स वगैरह वो जो होंगे वो क्या करेंगे? वो फीड करेंगे जो डेड ऑर्गेनिजम्स है उन पे। स्कैवेंजर्स मतलब भी क्या? स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स। तो वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स होंगे उन पे फीड करेंगे, वो उनका खाना होंगे।
ठीक है। स्कैवेंजर्स किस पे फीड करेंगे, डेड ऑर्गेनिजम्स के। डिकम्पोजर्स भी वो बॉडीज को क्या करेंगे, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। कौन है डिकम्पोजर्स, कैटरपिलर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिख सकते हो, टर्माइट्स, इंसेक्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं डंग में, ठीक है, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। व्हाई, बिकॉज दे कीप द एनवायरमेंट क्लीन। एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स इज डिपेंडेंट ऑन द बैलेंस्ड इकोसिस्टम। ह्यूमंस एग्जिस्ट कर रहे हैं बिकॉज इकोसिस्टम बैलेंस है। जैसे ही हमारी एक्टिविटीज आजकल इतनी खराब हो गई है, हमारी एक्टिविटीज इम्बैलेंस हो रही है, इकोसिस्टम पे डेफिनेटली इफेक्ट कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, कुछ भी, कभी भी रेनफॉल, कभी भी हीट, कभी भी इतना ज्यादा ठंड, मतलब एवरीथिंग, ओजोन लेयर का डिप्लीशन, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस आर डिपेंडेंट, कि ये सब पे डिपेंडेंट है। ह्यूमन बीइंग्स की एग्जिस्टेंस ही उस पर डिपेंडेंट है। अगर हमें ख्याल नहीं रखेंगे इकोसिस्टम का तो कौन रखेगा। हम लोग इतने सेल्फिश है एज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस आर वेरी सेल्फिश, हर एक चीज अब अपने लिए करते हैं। तो ये भी समझना जरूरी है कि ये जब उनको हम ये इकोसिस्टम को हार्म कर रहे हैं, आज नहीं, हमारे फ्यूचर जनरेशन तो अफेक्ट हो ही गई। ऑब्वियसली फ्यूचर जनरेशन अफेक्ट होने वाले, मतलब कि जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमन बीइंग्स की 110% किस पे डिपेंडेंट है, बैलेंस्ड इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये बुक में कंप्लीटली नहीं दिया है बट इट्स इंपॉर्टेंट। फ्लो चार्ट्स आते हैं, डायग्राम्स फ्लो चार्ट के फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये क्या है, इकोसिस्टम मैंने बता दिया, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स में बेटा कुछ फिजिकल फैक्टर्स होंगे, एक समझा रही हूँ, एक समझा रही हूँ। कुछ फिजिकल फैक्टर्स होंगे, इसमें से मैं नहीं बता रही हूँ कि यहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स दिए सारे के सारे रटो, सारे के सारे लर्न करो, मैक्सिमम ट्राई करो 2 3 तो कर लो, 3 तो कर लो एग्जाम्पल्स जहां जहां पे आएंगे। 3 एग्जाम्पल, ये फ्लो चार्ट हो, आगे भी है चार्ट्स, तो वहां पे भी बहुत सारे दिए, जिसको जो इजी लगे 3 तो कर ही लो, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स होंगे, कुछ केमिकल फैक्टर्स होंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उसकी बात हो रही है। फिजिकल फैक्टर्स कैसे होंगे, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, सनलाइट, ये क्या है, फिजिकल फैक्टर्स है। केमिकल मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है, वो क्या होंगे, केमिकल फैक्टर्स होंगे। इसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो है वो या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, ये सब क्या है, ये है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक मतलब क्या, प्रोटीन्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो प्रोटीन्स है, जो फैट्स प्रेजेंट है, वो सारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है, ये क्लियर है। अबायोटिक कंपोनेंट्स क्लियर है, तो अभी बायोटिक देखो, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। हमें पता है व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या है, खुद का खाना खुद बनाएंगे, मतलब ही प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स कौन है, प्रोड्यूसर्स है भाई हमारे प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स है, वो सनलाइट की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे। मतलब ऑटोट्रॉप्स क्या है, प्रोड्यूसर्स कौन, प्लांट्स। हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स है और डिकम्पोजर्स है। एनिमल्स, डिकम्पोजर्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स में कौन आ जाता है, बैक्टीरिया। अभी इसमें कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है और टर्शियरी कंज्यूमर्स है। पता है ना इसमें कौन कौन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हमने देख लिया है फ्लो चार्ट, ये पिरामिड देख लिया एनर्जी का। उससे पहले भी वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो ये चार्ट क्लियर है क्या, ठीक है, पढ़ लेना, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखो, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। जो एनवायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, हाउ आर दे रिलेटेड, हाउ आर दे कनेक्टेड। तो व्हाट इज एनवायरमेंट, इकोसिस्टम हमने पढ़ लिया क्या था, एनवायरमेंट क्या है। अगेन मैम डिब्बे बना रहे हो आप, हमें इतने सारे लर्न करने पड़ेंगे बेटा, समझ भी तो रहे हो, साथ साथ में समझ रहे हो ना। डेफिनेशन जब समझ जाएगी तो डेफिनेशन लर्न करना कौन सी बड़ी बात है। डेफिनेशन जब समझ ही लोगे तो लर्न करना भी कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, समझना है। एक एनवायरमेंट क्या है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजिकल देख लिया हमने कौन से थे, यहाँ से रेफर करो लो भी, एक सेकेंड। यहाँ पे फिजिकल देख लिया, केमिकल देख लिया और बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी बात हो रही है। अफेक्टिंग अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एनी पॉसिबल वे।
affecting other living organisms in any possible way is collectively called as environment. Environment क्या है? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करेंगे जब, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोई भी पॉसिबल वे में, जैसे कि कोई एनिमल ले लो या फिर हम ले लो, बहुत ज्यादा राइज टेम्परेचर हो गया तो हम अफेक्ट होंगे, ऑब्वियसली होंगे। टेम्परेचर बहुत डिक्रीज हो रहा है तो हमें कुछ फील होगा, हम अफेक्ट होंगे, यस ऑब्वियसली होंगे। तो वैसे ही सनलाइट नहीं होगी, एकदम अंधेरा होगा, प्लांट्स खाना बना पाएंगे क्या? नहीं। मतलब ये जो फिजिकल फैक्टर्स है, केमिकल फैक्टर्स है, बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स है, वो सब भी जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करेंगे कोई भी वे में, उस कलेक्टिवली उसको क्या टर्म दिया है? उसको बोला है बेटा एनवायरमेंट। उसको क्या बोला है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इंक्लूड्स मेनी, बायोटिक पढ़ लिया, अबायोटिक एंड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स। एनवायरमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल एनवायरमेंट है, आर्टिफिशियल भी हम लोग देखते हैं। जैसे हमने पॉन्ड है या फिर जब हम खुद से गार्डन्स बनाते हैं, है ना, गार्डन्स बना लिए, तो वो भी एक टाइप ऑफ क्या हो गया? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। ओके, सारी टर्म्स जो हम मैनमेड भी हो गया। आर्टिफिशियल मतलब क्या हो सकता है? इसमें मैनमेड चीजें इंक्लूडेड है ना, मैनमेड ब्रिजेस हो गए, है ना, रोड्स हो गए, वो सारी चीजें एक्सवाइटेड जो भी है कलेक्टिवली उन सबको क्या टर्म दिया है? एनवायरमेंट। ओके, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट में हमें पता है क्या क्या होता है? एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारे किसमें इंक्लूड है? नेचुरल। दूसरा है आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द नेचुरल एनवायरमेंट। जैसे हमने ब्रिजेस बना लिया, है ना, बाकी कोई भी चीज, रोड्स बना लिए, ब्रिजेस बना लिए, ये सारी चीजें किसमें आती है? ये सारी चीजें आएंगी आर्टिफिशियल। जैसे हम घर बना रहे हैं, है ना, हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, शेल्टर चाहिए, शेल्टर के लिए माउंटेन्स कट कर रहे हैं, ग्रीनरीज कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, तो ये जो फैक्टर्स है ये डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, दिखता ही है हमें। डायरेक्टली जो अफेक्ट कर रहे हैं वो भी तो दिख रहा है हमें, और इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करेंगे किसको? नेचुरल एनवायरनमेंट को। ये जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वाटर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, वाटर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ये जो पॉपुलेशन है, हम ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसकी वजह से हम जो चीजें कर रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, हम ये जो मैंने सारी चीजें डिस्कस की, वाटर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, एयर पोल्यूशन, एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट को कौन इफेक्ट कर रहा है? जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है जो हम बना रहे हैं, दैट इज अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, क्लियर है क्या? क्लियर है? नेचुरल एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ेंगे। टू मेन फैक्टर्स इन एनवायरनमेंट, बायोटिक, अबायोटिक पढ़ लिया है हमने। बायोटिक फैक्टर्स है और अबायोटिक फैक्टर्स है। दे आर कंटिन्यूअस इंटरैक्शंस अकरिंग बिटवीन ऑल द फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट। जितने भी फैक्टर्स है बेटा एनवायरनमेंट के, उनमें कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ इंटरैक्शन हो रहा है। ओके, इकोलॉजी क्या है? अगेन डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इकोलॉजी क्या है? Science that deals with the study of interactions between biotic and abiotic factors of the environment is called ecology. जो बायोटिक फैक्टर्स है, जो अबायोटिक फैक्टर्स है, जो स्टडी, इकोलॉजी क्या है? इट इज अ स्टडी। देखो ऐसा एनवायरमेंट, इकोसिस्टम नहीं है, इकोलॉजी इज अ स्टडी, a science that deals with the study of interactions। किसमें? बायोटिक मतलब जो लिविंग फैक्टर्स है उनमें, और अबायोटिक जो नॉन लिविंग फैक्टर्स है उनमें। और उस स्टडी को क्या बोलेंगे? उनके बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। What is ecosystem? Ecosystem is the functional unit to study the ecosystem. Ecosystem is the basic functional unit to study the ecology. Many ecosystems together form an environment. बहुत सारे जब ecosystems होंगे एक साथ क्या बनाएंगे? बहुत सारे इकोसिस्टम कलेक्टिवली हमने देख लिया, यही सब रिपीटेड इकोसिस्टम्स आएंगे, एनवायरमेंट फॉर्म होगा, नेचुरल एनवायरमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरमेंट, एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, साइकिल्स ऑपरेटेड इन एनवायरमेंट। हम देखते हैं ना, बड़ा होगा वाटर साइकिल, है ना, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारे जो साइकिल्स है वो एनवायरमेंट में इंक्लूडेड है, उनके बिना भी इनकम्प्लीट है ना। रेनफॉल होता है, वाटर साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेनफॉल होता है,
कहाँ से पानी लाना है, कैसे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, वापस से क्लाउड्स प्रेसिपिटेट करेंगे, एवरीथिंग। तो इन एनवायरमेंट देयर आर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इन साइकिल्स को क्या नाम दिया है? बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। एक होता है गैसियस साइकिल, एक होता है सेडिमेंटरी साइकिल। गैसियस साइकिल ऑब्वियसली गैसेस इन्वॉल्व करते हैं, ये जो मैटर इन्वॉल्व करते हैं, जो फॉस्फोरस है, सल्फर है, कार्बन है, ये सारे जो मैटर इन्वॉल्व करेंगे, जैसे इसमें होता है रॉक्स के बेसिस पे, रॉक वगैरह स्टडी करते हैं। तो ये जो साइकिल्स है 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक तो है गैसियस साइकिल, एक क्या है? सेडिमेंटरी साइकिल। गैसियस के एग्जांपल्स क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सेडिमेंटरी के एग्जांपल्स है फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? पता है हमें स्टिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, biogeochemical cycles help in the regulation of natural elements that are necessary for living beings by channeling through physical and biological phenomena. क्या है? वापस पढ़ो, समझो। बायोजियोकेमिकल जो साइकिल है, दे हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर लिविंग बींग्स। जो भी एलिमेंट्स, जो भी चीजें, नेचुरल चीजें जो ह्यूमन बींग्स के लिए, जो भी लिविंग बींग्स के लिए नेसेसरी है, वो साइकिल की मदद से, वो जो साइकिल्स होंगे वो साइकिल्स टेक प्लेस करेंगे। फॉस्फोरस साइकिल सॉइल फॉर्म करने के लिए जो साइकिल्स होते हैं, जो वाटर फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन, कार्बन, ये जो सारे साइकिल्स है वो किसको अफेक्ट कर रहे हैं? लिविंग बींग्स को। नेसेसरी अफेक्ट इज ना पॉजिटिव वे, अफेक्ट कर रहे हैं मतलब हार्मफुल इफेक्ट की बात नहीं हो रही है, इन अ पॉजिटिव वे, है ना। तो द नेचुरल एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है, वो जो नेसेसरी है, जो नेचुरल एलिमेंट्स नेसेसरी है किसके लिए? जो लिविंग बींग्स है उनके लिए, बाय चैनलिंग थ्रू फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फेनोमेना। ये जो साइकिल्स है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फेनोमेना को नेसेसरी इंटरैक्ट करके फिर साइकिल्स होते हैं। इट एक्ट्स एज अ रिसाइकलिंग प्रोसीजर इन नेचर। इट एक्ट्स एज रिसाइकलिंग पता है? व्हाट इज रिसाइकलिंग? पता है ना व्हाट इज रिसाइकलिंग? रीयूज करो, रिसाइकल करो। रिसाइकलिंग, कोई भी हम लोग पेपर्स यूज करते हैं, हम बोलते हैं ना पेपर्स यूज करो, वेस्ट मत करो, खराब मत कर दो। दे कैन बी रिसाइकल्ड अप टू 7 to 8 टाइम्स पेपर रिसाइकल हो सकता है। ठीक है, तो रिसाइकलिंग। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट। अभी कुछ फैक्टर्स ऐसे है जो एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं और आर्टिफिशियल या फिर ह्यूमन मेड, मैन मेड फैक्टर्स भी होते हैं। नेचुरल फैक्टर्स कौन से? अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट्स आ गया। बेटा ये कैसे अफेक्ट करेंगे इतना पढ़ेंगे तो ये वन शॉट लेक्चर नहीं रहेगा आपका, बहुत लेंदी हो जाएगा। हमें क्या करना है? हमें मेन कंसेप्ट उठाना है, मेन कंसेप्ट समझना है, बस इसीलिए। अगर इसको अफेक्ट किया कि ड्रॉट्स आते हैं, सूखा पड़ जाएगा, प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे, प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा, वहां की पॉपुलेशन इफेक्ट होगी, इतना हर एक फैक्टर को एक्सप्लेन करना वन शॉट में इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। नेचुरल फैक्टर्स क्या है? अर्थक्वेक, ड्रॉट्स, फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, ये सारे क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन जो लावा वगैरह होता है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो सब कुछ ये क्या है? ये नेचुरल फैक्टर्स है। क्या किसके लिए पढ़े हमने? फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट में। ये जो नेचुरल फैक्टर्स है ये एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसमें से जो पार्टिकुलेट मैटर निकलेगा उस वो पॉइजनस गैसेस हो सकते हैं, जो भी पार्टिकुलेट, फॉरेस्ट फायर्स है, ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ह्यूज अमाउंट में, तो वो भी अफेक्ट करेगा। अर्थक्वेक, ये सारे फैक्टर्स क्या है? नेचुरल फैक्टर्स। दूसरे है मैन मेड फैक्टर्स। क्या आता है मैन मेड में? डिफॉरेस्टेशन। पता है व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब 1-2 ट्री को तो कट करते ही है, बट ऑन अ लार्ज स्केल फॉरेस्ट को ऐसा क्लियर कर देना, एकदम ही फॉरेस्ट को लार्ज स्केल पे ट्रीज का कट करना, फॉर हमारे पेपर्स वगैरह जो बनते हैं, फॉर बाकी के यूजेस जो फर्नीचर्स बनते हैं, उसके लिए क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन करता है। तो दैट डिफॉरेस्टेशन इज हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट। पोल्यूशन, बहुत सारे पोल्यूशन, जैसे इंडस्ट्रीज हो गए, एयर पोल्यूशन हो गया, वो गर्म पानी वाटर बॉडीज में जाएगा तो वाटर पोल्यूशन हो गया। साउंड, डीजेज, ये वो नॉइज पोल्यूशन हो गया। सारी चीज तो पोल्यूशन होगी, वो भी अफेक्ट करेगी। ओजोन डिप्लीशन हो रहा है ऑब्वियसली। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज हो, तो वो क्या करेंगे? सन को ट्रैप करेंगे, सन की हीट जो होगी उसको ट्रैप करेंगे। उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। तो ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स थे, कुछ मैन मेड फैक्टर्स थे जो किसको अफेक्ट कर रहे थे? एनवायरमेंट को। ओके
नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन है मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ही लाया है, आपकी बुक में भी क्वेश्चन के फॉर्म में, मैंने भी क्वेश्चन के फॉर्म में लाया है. व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द एनवायरमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली. कंज्यूमर्स मतलब जो दूसरे पे फीड करेंगे. अगर ग्रेजुअली धीरे 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 अगर कंज्यूमर्स का इंक्रीज हो रहा है, कंज्यूमर्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा है. इफ द नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स in the environment goes on increasing gradually, there would be a decline in the number of prey they feed on. है ना, डिक्लाइन मतलब कम होना, धीरे धीरे लेवल डिक्रीज होना. तो जैसे ही कंज्यूमर्स इंक्रीज हो जाएंगे, कंज्यूमर्स दूसरे पे फीड करेंगे, जैसे कंज्यूमर्स इंक्रीज हो जाएंगे, उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, जो उनका खाना है वो तो उनको कम गिरेगा, उनको कम बढ़ेगा. तो वही क्या है, इफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द एनवायरमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग देयर वुड बी डिक्लाइन, मतलब कम होते जाएंगे. कौन, नंबर ऑफ प्रे, जो वो खाते हैं वो उसको प्रे बोलेंगे. जो वो प्रे खाते हैं, लायन ने डियर को खाया, कार्निवोर्स इंक्रीज हो गए, कंज्यूमर्स इंक्रीज हो गए, तो वो जो उनका खाना कम लगेगा उनको, ज्यादा कंज्यूमर्स, ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो क्या होगा, ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होगी, दैट विल डिक्रीज, प्रे कम लगेंगे. अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ प्रे वुड इवेंचुअली रिजल्ट इन अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. है ना, समझो अगर उनको खाना ही नहीं है, अगर कंज्यूमर्स जो है उनके पास खाना नहीं है, प्रॉपर फूड नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, दे विल डाई इवेंचुअली, उनकी भी डेथ हो जाएगी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. मतलब कंज्यूमर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो उनका खाना है, जो प्रे, वो जो जिसपे फीड करेंगे वो कम हो जाएगा. वो कम हो जाएगा तो इवेंचुअली किस पे अफेक्ट आएगा, वापस से ही कंज्यूमर्स पे भी अफेक्ट आएगा. कंज्यूमर्स भी वापस अफेक्ट होंगे, बिकॉज खाना नहीं होगा, दे वोंट सर्वाइव. Decline in the number of prey would eventually result in a decline in the number of consumers due to scarcity of food. Scarcity मतलब कमी हो जाना, खाने की कमी हो जाना. Hence, increase in the number of consumers in the environment would cause an imbalance in the ecosystem. Ecosystem पूरा क्या हो जाएगा, imbalance हो जाएगा. जितने ज्यादा consumers बढ़ जाएंगे, ecosystem उतना ज्यादा imbalance होता जाएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन के फॉर्म में ही दिया है मैंने. ये भी क्वेश्चन है बुक में, क्वेश्चन के फॉर्म में, इसका आंसर यहाँ पे. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री एस्टैब्लिश ऑन द रिवर बैंक ऑफ द रिवर इकोसिस्टम. जो रिवर इकोसिस्टम है, जो रिवर एंड यहाँ पे जो इकोसिस्टम फॉर्म हुआ है, उसमें अगर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या होगा. इफ देयर आर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश ऑन द रिवर बैंक, देन देयर इज अ थ्रेट टू द एक्वाटिक इकोसिस्टम. एक्वेटिक मतलब जो पानी में ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं, फिशेस, बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम. द हैजार्डियस एफ्लुएंट्स आर रिलीज इनटू द रिवर वाटर. इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, जो उनके केमिकल्स होते हैं, जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जो लार्ज स्केल पे टेक प्लेस करते हैं बेटा, उसको कूल डाउन, उनके वो जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको कूल डाउन करना भी जरूरी होता है. तो वो कूल डाउन करने के लिए वाटर यूज करेंगे. जो वाटर यूज करते हैं वो सेम हीटेड वाटर वापस से रिवर में रिलीज करेंगे. उसकी वजह से क्या होगा, जो टेम्परेचर, जो नेचुरल टेम्परेचर होना चाहिए था, जो फिशेस वगैरह के लिए वाटर टेम्परेचर होना चाहिए था, वो डिफर कर जाएगा, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा फिशेस के लिए. हैजार्डस इन्फ्लुएंस आर रिलीज इनटू द रिवर वाटर. वो सारे जो गंदगी होगी, जो कचरा होगा, जो भी केमिकल्स अनयूज्ड होंगे, वो सब किस में रिलीज हो जाएंगे, वाटर बॉडीज में. वो रिलीज करेंगे वाटर बॉडीज में. दिस कॉजेज वाटर पोल्यूशन रिजल्टिंग इन मोर्टेलिटी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. मोर्टेलिटी इज डेथ. इवेंचुअली जब पानी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, डेथ हो जाएगी. कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस जब पानी में एंटर करेंगे मोर देन रिक्वायर्ड, सब जब वो सारे एफ्लुएंट्स जब पानी में रिलीज हो जाएंगे, तो सारे जो एफ्लुएंट्स है, जो सारी उन्होंने चीजें यूज किए, केमिकल्स यूज किए, वो जब यूज हो जाएंगे, वो जब वाटर बॉडीज में जाएंगे, थ्रो कर देंगे इंडस्ट्रीज वाले, तो क्या होगा, पानी एकदम खराब हो जाएगा, अनफिट हो जाएगा. किसके लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए. जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए. और इवेंचुअली दे विल डाई, आफ्टर अ पॉइंट दे विल डाई, बिकॉज उनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया. तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में था, क्वेश्चन के फॉर्म में करवाया है. ओके, नेक्स्ट पोल्यूशन. क्या है पोल्यूशन, हम जो डेली बेसिस पे करते हैं, डेली बेसिस पे जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये क्या है, पोल्यूशन क्या है. अनवांटेड चीजों को एनवायरमेंट में
रिलीज करना, वही बेसिकली क्या है पोल्यूशन। पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू द एनवायरनमेंट, है ना। जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स है जो एनवायरनमेंट में हम रिलीज कर देते हैं, रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जरूरत नहीं है तो भी एक पर्सन कार लेके घूमेगा, नॉट नेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड, इट विल कॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूशन। वैसे तो वो जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, जो जरूरत है क्या एनवायरनमेंट को, वो ब्लैक धुएं की, सूट की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, सीएफसीज की, ये जो सारे पोल्यूटेंट्स है उनकी जरूरत है क्या एनवायरनमेंट को? नहीं। वो क्या कर रहे हैं? पोल्यूशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या है? बेसिकली जो भी सब्सटेंसेस पोल्यूशन करेंगे, समझो, जो सब्सटेंसेस पोल्यूशन करेंगे उनको पोल्यूटेंट्स बोलेंगे। जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है वो क्या है? पोल्यूटेंट्स है। पोल्यूटेंट्स आर द मटेरियल दैट कॉजेस पोल्यूशन। पोल्यूटेंट्स क्या है? जो सब्सटेंसेस या फिर जो भी मटेरियल्स पोल्यूशन कॉज करेंगे उनको ही हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। वेरियस रीजंस लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब बहुत सारे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बिना सोचे समझे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना। प्लांट्स है, प्लांट्स को कर करके घर बना दिया, लैविश लाइफ जी रहे, एकदम फर्निश्ड वर्निश्ड घर में रह रहे हो। क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट यूज, जरूरत नहीं है फिर भी यूज कर रहे हो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन प्लांट्स को कट करना, फॉरेस्ट को साफ कर रहे हो, लिटरली लाइक फॉरेस्ट क्या हो रहा है? दे आर गेटिंग रिड्यूसिंग डे बाय डे। क्यों? इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वहां पे लोग रहने जा रहे हैं। फॉरेस्ट में जो धीरे धीरे माउंटेन्स कट कर रहे, फॉरेस्ट कट कर रहे, सब जगह पे शेल्टर्स बना रहे, फॉर किसके लिए? ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। तो वो भी क्या है? हार्मफुल है। एंड अनप्लैंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन वही बेटा, अर्बनाइजेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज, उसको अर्बनाइज। अनप्लैंड है, जिधर जगह मिली कर दो, जिधर जगह मिली। क्या हमारे लिए तो अच्छा है, अच्छा व्यू अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, गुड फॉर अस, बट हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। इनडायरेक्टली बैड फॉर अस ही होने वाला है, वो इनडायरेक्टली बैड फॉर अस ही होने वाला है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये फैक्टर्स है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लियर है व्हाट इज पोल्यूशन? जो हार्मफुल सब्सटेंसेस एनवायरमेंट में जाएंगे, रिलीज होंगे, वो पोल्यूशन। पोल्यूटेंट्स क्या है? पोल्यूटेंट्स क्या है? पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन क्या है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस एनवायरमेंट में रिलीज हो रहे हैं और वो जो पूरा फिनोमेना है उसको हम पोल्यूशन बोलेंगे। और जो सब्सटेंसेस है, पर्टिकुलर सब्सटेंसेस है जो एनवायरमेंट में रिलीज हो रहे हैं, उनको हम पोल्यूटेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोल्यूटेंट्स। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स का? ओके, नेक्स्ट देखो, ये भी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कौन से होंगे? नेचुरल पोल्यूशन, आर्टिफिशियल पोल्यूशन। ये वही बेटा, मोस्टली सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। चैप्टर को घुमा फिरा के देखोगे ना तो मोस्टली सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। कुछ ही वर्ड्स याद रखने, बेसिक। हमने अर्थक्वेक भी पढ़ लिया, हमने लावा को भी पढ़ लिया कि लावा की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से पोल्यूशन होता है। वही वहां पे भी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी सेम है, सेम। नेचुरल पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन विच इज कॉज्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेस and due to natural processes is called natural pollution, है ना। जैसे अर्थक्वेक है, लावा का इरप्शन है, अर्थक्वेक होगा, फिर बाद में आग लगेगी, शॉर्ट सर्किट होंगे, बहुत चीजें। अर्थक्वेक एक है बट उसके पीछे के बहुत सारे कॉजेस, उसके पीछे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स देखने मिलते हैं व्हेनेवर देयर इज एन अर्थक्वेक। तो वो क्या होगा? ये क्या हो गए? नेचुरल पोल्यूशन हो गए। एग्जाम्पल, इरप्शन ऑफ लावा, अर्थक्वेक। आर्टिफिशियल पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पोल्यूशन। बताने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं, जो रेडियो एक्टिव, जैसे हम बैटरीज वगैरह यूज करते हैं, 2000 रेडियो एक्टिव, उस पर साइन भी दिया होता है, ऐसे डंप नहीं करना। जो बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, जो भी सारी चीजें, वो सारी क्या है? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। नेक्स्ट आता है वाटर पोल्यूशन। पता है कैसे करते हैं? सारे अभी हमने पढ़ा, इंडस्ट्रीज जो होते हैं क्या करेंगे? हार्मफुल एफ्लुएंट्स रिलीज करेंगे इनटू दी वाटर पोल्यूशन। ठीक है, ये
बुक में बिल्कुल क्लियरली नहीं दिया, स्पेसेस दिए, इसको देख के डरना नहीं है, पहले तो देख के डरना नहीं है, इसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स इंक्लूड किए। यू कैन स्टडी मिनिमम मैक्सिमम 2-3, नहीं 2 तो नहीं, 3 से 4 एग्जांपल्स भी कर लोगे तो भी इट्स इनफ। देखो क्या है, 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दिए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। कौन सा कंपोनेंट्स है, किसकी वजह से हो रहा है पोल्यूशन, कहां से आ रहे हैं वो कंपोनेंट्स, कौन रिलीज कर रहा है, सोर्स क्या है, इफेक्ट क्या है और उनका कंट्रोल मेजर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। किस वजह से हो रहा है एयर पोल्यूशन, व्हाट वुड बी द रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन। गैसेस रिलीज हो रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन, सल्फर, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉल्ट। अब ये गैसेस पोल्यूटेंट्स हो गए, कंपोनेंट्स मतलब जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उसकी बात हो रही है बेटा, ठीक है। सॉलिड कंपोनेंट्स कौन से होंगे, जो डस्ट रिलीज होता है, ऐश, जो धुआं रिलीज होगा, ऐश रिलीज होगा पार्टिकुलेट फॉर्म में, कार्बन, अनबर्न्ड कार्बन जो रिलीज होगा, लेड, एस्बेस्टस एक्सेट्रा। ये क्या है, वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से होगा, कौन से कंपोनेंट्स की वजह से होगा, बायोटिक है, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन सा है, एल्गे, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन सा है, सैंड, सॉइल। बेटा सिर्फ पढ़ रही हूँ, ऐसा कुछ समझाने जैसा नहीं है, दिस इज लर्निंग पार्ट। क्या है ये, लर्निंग पार्ट है। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन सा है, सैंड, सॉइल, डस्ट, फ्लोटिंग पार्टिकल्स जो वाटर में फ्लोट करते रहते हैं, प्रेसिपिटेट्स ऑफ सॉल्ट, सिल्वर, लेड, हैवी मटेरियल्स। वापस बता रही हूँ, इतना सारा लर्न नहीं करना, 4-5 याद रखो, बहुत है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन से है, वीडीसाइड्स, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन से बेटा, वीडीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। कहाँ पे यूज होते हैं, फार्मिंग में यूज होंगे। जो फार्म्स होते हैं, जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं फार्मर्स, वहां पे नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज ना करके, नेचुरल मैन्योर यूज ना करके क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जो हार्मफुल होते हैं। वीडीसाइड्स जो वीड्स को मारते हैं, पेस्टिसाइड्स जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं फार्म में, उनको किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो ये क्या है, कंपोनेंट्स है किसके, वाटर पोल्यूशन के। सॉइल पोल्यूशन की क्या कंपोनेंट्स है, soil pollutions are different in different regions. Example, near field inorganic components of insecticides and excess of fertilizers, heavy metals and other toxic chemicals जो होंगे वो रिलीज होंगे। soil pollution किससे होगा, फील्ड है, कोई भी फील्ड है जहां पे फार्मिंग हो रही है, फील्ड में फार्मिंग हो रही है, वहां पे क्या होगा, इंसेक्टिसाइड्स होंगे। मैंने अभी बताया, फार्मर्स इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे क्रॉप्स को अच्छा बनाने के लिए। बट सॉइल की तो क्वालिटी रिड्यूस हो रही है ना, क्रॉप्स चाहे अच्छे हो जाए बट आफ्टर अ टाइम सॉइल की तो क्वालिटी रिड्यूस हो रही है, तो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। सोर्स क्या है एयर पोल्यूशन का, इंडस्ट्रीज है भाई, ऑयल रिफाइनरीज है, थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल मतलब हीट जनरेट होती है, थर्मल पावर स्टेशन, पेपर इंडस्ट्रीज, क्लॉथ मिल, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। ये सारे इंडस्ट्रीज क्या है, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे मैंने बताया इंडस्ट्रीज वेस्ट डंप करेंगे वाटर में। डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक मतलब जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है सारा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये जो वेस्ट डायरेक्टली बिना ट्रीट किए वाटर में डाल दिया तो भी वाटर पोल्यूशन, डोमेस्टिक वेस्ट बोलेंगे। सुवेज, जो नाले वगैरह का पानी होता है, केमिकल डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड्स यूज इन एग्रीकल्चर। तो पेस्टिसाइड से तो सॉइल पोल्यूशन हो रहा था, पेस्टिसाइड से वाटर पोल्यूशन भी होगा, बिल्कुल ही होगा। जो वो कंपोनेंट्स है सॉइल के, अगर आसपास कोई वाटर बॉडी है, जब रेनफॉल होगा वो लीच डाउन करेंगे, वो ड्रेन आउट कर जाएंगे किसमें, वाटर बॉडीज में। तो पेस्टिसाइड सॉइल में तो प्रेजेंट है, बट जब रेनफॉल होगा, जब एक्सेस वाटर मिलेगा, तो वो जो पार्टिकल्स है, जो कंपोनेंट्स है, वो वापस से जा रहे हैं वाटर बॉडीज में, तो वाटर पोल्यूशन भी होगा। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, सॉइल पोल्यूशन किसकी वजह से होगा, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, हाउस होल्ड टॉक्सिक मटेरियल्स, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ये सारे क्या है, कट नहीं किया है बेटा, कट नहीं किया है, अंडरलाइन किया। प्लास्टिक वेस्ट जो होंगे वो क्या करेंगे, सॉइल पोल्यूशन। इतने एग्जांपल देख के डरो नहीं, वापस बता रही हूँ, डरो नहीं, थोड़े से करने, सारे नहीं करो, चलेगा। इफेक्ट क्या है, हाँ इफेक्ट्स कर सकते हो सारे, बिकॉज इफेक्ट्स और कंट्रोल मेजर्स आर इंपॉर्टेंट। इफेक्ट्स क्या होंगे, एयर पोल्यूशन के इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकता है, अस्थमा होगा, इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एसिड रेन्स होंगे जिसकी वजह से ताजमहल का ये हो रहा है, करोड़ हो रहा है, करोजन हो रहा है, ताजमहल खराब हो रहा है, एसिड रेन होगा। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज हो जाए वो तो हमें पता है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस कितने चेंज हो रहे हैं, वी आर एक्सपीरियंसिंग इट। वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या है,
एपिडेमिक्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस, कॉलेरा वगैरह जो है वाटर बॉर्न डिजीजेस है वो बढ़ जाएंगे। मोर्टेलिटी ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, पता है मोर्टेलिटी क्या है, डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। यूट्रोफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडीज, यूट्रोफिकेशन ऊपर ऊपर जो प्लांट्स होंगे, ऊपर जो पोल्यूटेंट्स होंगे उसकी वजह से सनलाइट नीचे तक नहीं जा पाएगी, ऊपर प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे, सनलाइट नहीं जाएगी, पूरा वाटर बॉडी कवर हो जाएगा। उसकी वजह से अगर सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है नीचे तक, वहां पे जो प्लांट्स, वहां पे जो एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स जो होंगे एक्वाटिक, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दैट इज यूट्रोफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स होंगे। सॉइल इरोजन है ना, सॉइल की लेयर कम हो रही है। रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, रिटार्डेड मतलब प्लांट्स का ग्रोथ कम हो जाएगा, प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, प्लांट्स में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्लांट्स उतने न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, उतने न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा प्लांट्स को। तो वो सब क्या है, इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट इज कंट्रोल मेजर्स, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। टॉल चिमनीज इंप्रूव, टॉल चिमनीज किसमें, जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें। टॉल चिमनीज, इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्शन मेथडोलॉजी, कैसे प्रोड्यूस करना है वो भी इंप्रूव करना है। इक्विपमेंट टू कंट्रोल द पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज मेजर्स टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ एफ्लुएंट्स, लॉज अगेंस्ट रिलीज ऑफ टॉक्सिक एफ्लुएंट्स इनटू द वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज है उनमें टॉक्सिक एफ्लुएंट्स रूल कर नहीं डालने चाहिए, अगर डाल रहे हो प्रोसेस करके डालो। इंडस्ट्रीज जो ये करते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है इंडस्ट्रीज की वजह से, एफ्लुएंट्स रिलीज होते हैं डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से, हाउस होल्ड जो वेस्ट होता है वो रिलीज होता है, सुवेज रिलीज होता है, उसको ट्रीट करके वाटर बॉडीज में वापस रिलीज करो। ऐसे ही नहीं करो, ऐसे कुछ लॉज होने चाहिए जो कि है। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग, ये इंपॉर्टेंट है। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द पोल्यूटिंग मटेरियल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग मटेरियल्स मतलब क्या, जो प्लास्टिक्स है उसको रिसाइकल करो, रीयूज करो। प्लास्टिक नहीं यूज करो बट कर भी रहे हो, तो बॉटल है, पानी की बॉटल ली, यूज कर रहे हो, फेंक दी नहीं, वापस कभी बाहर जाओगे सेम बॉटल से पानी भर के लेके जाओ ना। नहीं करते, हमेशा बाहर से लाएंगे, न्यू यूज करेंगे, बाकी वो वापस डस्टबिन में डालेंगे। ना रिसाइकल हो रही है ना रीयूज कर रहे हो, तो वो कर रहे हो तो वो गलत कर रहे हो। सॉइल पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है उस चीज से। ठीक है बेटा, ये चार्ट क्लियर है क्या। स्पीड इंक्रीज कर दी थी मैंने खुद की स्पीड इंक्रीज कर दी थी, क्योंकि बेटा इसमें समझाने जैसा नहीं है। थोड़ा 1x पे चली गई थी, पता है मुझे, बिकॉज जहां पे बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, जहां पे मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, वहां मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी एक्सप्लेन करके। ठीक है, बिकॉज 1 शॉट है, आपको एक ही शॉट में लेक्चर कंप्लीट करवाना है मुझे, और जितना हो सके उतना इंपॉर्टेंस पे फोकस करना है। नॉट इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पढ़ने वाली चीज है, पढ़ के समझने आने वाली चीज है। उसको स्ट्रेच नहीं करना, क्या है वाटर पोल्यूशन, क्या है इंडस्ट्रीज कैसे धुआं रिलीज करेंगे, कैसे गैसेस रिलीज होंगे, कैसे पोल्यूशन होगा। नॉट नेसेसरी, होता है, बड़े हो गए हो, 10th में हो, हाँ अगर 2nd 5th 6th में होते हैं तो समझ में आता कि उनको हर एक टर्म समझाना पड़ेगा। तुम लोग तो होशियार हो, बड़े हो गए हो, ठीक है, खुद से कर सकते हो इतनी चीजें। ओके ओके, नेक्स्ट देखो, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ठीक है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कैन अकर sorry due to 2 reasons, as natural and artificial. UV rays, ultraviolet and IR radiations are natural radiations. ठीक है, UV rays जो इंफ्रारेड रेज है, UV rays है, वो क्या है, दोज आर दी नेचुरल रेडिएशंस, नेचुरली कॉजिंग पोल्यूशन हो रहा है। कौन सा, रेडियो एक्टिव। वेयर एज दूसरी जगह पे जो एक्स रेज है एंड रेडिएशंस फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स, जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स है जहां पे एटॉमिक एनर्जी रिलीज होती है, एटम्स बॉम्ब्स वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं, वो जो प्लांट्स है, जो एटॉमिक एनर्जी के प्लांट्स है, आर आर्टिफिशियल रेडिएशन, वहां पे यूरेनियम वगैरह यूज होता है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है वो यूज होंगे। ठीक है, तो वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन करेंगे। चेरनोबिल, ये बेटा कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे हिस्ट्री में जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए थे, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट किया था, आज तक वो हेल्थ इफेक्ट दिखने मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स है, जैसे चेरनोबिल, Windscale and 3 Miles Island mishaps are the major mishaps of the world till present. ये इतने ज्यादा अमाउंट में रेडियो एक्टिव वेस्ट रिलीज हुआ था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, सब जगह पे वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ऐसे
चिल्ली पिल्ली नहीं है कि हाँ रेडिएशन रिलीज हो गए, इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, आज नहीं, फ्यूचर में भी वो अफेक्ट कर रहे हैं, और भी इफेक्ट्स है। डीप में नहीं जाना, बस इतना ही कि ये जो है, ये जो इंसिडेंसेस हुए थे, दोज वर द मेजर थ्रेट, वो सबसे ज्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड की सबसे खराब चीजें जो हमने देखी है वो थी, जो हिस्ट्री हो चुकी है। किसकी वजह से? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हुआ था। रेडियो एक्टिव वेस्ट गलती से ही होते हैं ये इंसिडेंसेस, कोई जानबूझ के नहीं करेगा, गलती से ही होते हैं, बट still they were very harmful. Thousands of people have been affected for long term due to this accidents. ये जो accidents हुए थे, ये जो चीजें हुई थी, ऐसा नहीं है कि एक दो लोगों की डेथ हुई थी, thousands of people डेथ तो हुई थी, जो लिविंग थे उन पे भी उतना अफेक्ट हो रहा था। ठीक है, सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं रेडिएशंस के? कैंसरस अल्सरेशन occurs due to higher radiations of X-rays. जैसे बार बार जो एक्सरेज अगर बॉडी में पेनिट्रेट कर रहे हैं तो कैंसरस अल्सरेशन, अल्सर्स फॉर्म होना, जो माउथ में तुम्हें छाले हो जाते हैं, अल्सर्स, कैंसर, आपने देखा होगा कैंसर पेशेंट्स कैसे होते हैं, कोई भी माउथ कैंसर हो गया है ना, तो वो अल्सरेशंस फॉर्म हो जाते हैं। वैसे वो क्या होगा? फर्स्ट इफेक्ट, टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड। टिश्यूज जो हमारे सेल्स होते हैं, टिश्यूज क्या है? सेल है, सेल, मल्टीपल सेल फॉर्म करेंगे, क्या बनेंगे? टिश्यूज। ये क्या है? टिश्यूज। जो बॉडी में टिश्यूज है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। जेनेटिक चेंजेस, जो जेनेटिक चेंजेस है, आजकल जेनेटिक बीमारियां बढ़ गई है, जेनेटिक बच्चे अब नॉर्मल पैदा होता है, ये सारे जो जेनेटिक चेंजेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड। विजन मतलब जो हम देख सकते हैं, वो इन सब वेस्ट की वजह से विजन में भी अफेक्ट होता है। ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? इफेक्ट्स है। दीज आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स किसके? रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल्स के, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के। ओके, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्यों जरूरी है? क्यों एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है? क्या नीड है? देयर आर मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑन अर्थ ड्यू टू नेचुरल एंड मैन-मेड कॉजेस, हमने देख लिया। These problems affect the existence of various living organisms. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी हेल्थ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है। ठीक है, स्टेप्स टेकन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, अभी उन पे अफेक्ट हो रहा था इसलिए तो नीड है कि वो उन पे अफेक्ट ना करे। ये जो है, जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनमें प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम हो रही है नेचुरल और मैनमेड चीजों की वजह से, तो उनको बचाना जरूरी है। उसका ही मतलब क्या है? एनवायरमेंट को, इसलिए क्यों जरूरी है? इसलिए तो जरूरी है। स्टेप्स टेकन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्या कर सकते हैं एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए? क्या कर सकते हैं? यूएनओ, स्टॉकहोल्म, ये नाम याद रखना है। डिस्कशन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इट हैड डिस्कस के एनवायरमेंट के क्या प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस। इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग, इंडक्टिंग एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स इन 1985। इंडिया में भी 1985 से लगातार चीजें चल रही है कि कैसे लोगों को अवेयर किया जा रहा है, व्हाट आर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं। प्रॉपर प्लान हो रहा है कि ये रिवर बॉडीज को कैसे बचाया जाए, उनमें पोल्यूशन कैसे कम किया जाए, ये सारी चीजें इवन इंडिया में भी चल रही है। सिंस व्हाट? सिंस 1985। सिंस व्हेन? 1985 से। ठीक है, देखो ये नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, वो जो था यहाँ पे पूरा चार्ट कर दिया। ठीक है, देखो, टू मेंटेन द क्लीन पोल्यूशन फ्री एयर, वाटर एंड लैंड, हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में जो एयर है वो क्लीन रहे, पोल्यूशन फ्री रहे, वाटर जो है वो पोल्यूशन फ्री रहे, लैंड जो है पोल्यूशन फ्री रहे, ये एक नीड है। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, नेचर का बैलेंस बना रहे, टेम्परेचर वगैरह बना रहे, वो बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? बायोडाइवर्सिटी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो बायोस्फीयर में इंक्लूडेड है उसके बारे में बात हो रही है। टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, जो एयर, जो वाटर बॉडीज है, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करना, ये नीड है। टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, टू गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ,
and sustainable future to the next generation. This is the main concern. अगर तुम लोगों ने आज ही सब कुछ यूटिलाइज कर दिया, कुछ बचा के नहीं रखा, तो आगे वाली लाइफ क्या ऑक्सीजन सिलेंडर्स में सर्वाइव करेंगे? नो राइट, उनके लिए भी एनवायरमेंट बचाने की जरूरत है, उनके लिए भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी उनकी, उनके लिए जो चीजें हमें अभी से ही सोचनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि चलो कोई नहीं, हम सरवाइव कर रहे हैं, हमारे तो ऐश और आराम चल रहे हैं, मजे चल रहे हैं, आगे देखेंगे। नो, उनके लिए भी फ्यूचर जनरेशंस जो है उनकी लाइफ भी मेंटेन रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले उनको, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। तो ये क्या है? नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। क्या नीड है? ठीक है, यही है बेटा, यही है, यही जो है ये है। सेम इस वे में दिया है, इजी रहे। ठीक है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरमेंट को कंजर्व करना एनवायरमेंट को कंजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस देयर इज एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। ऑब्वियसली हमारे बीच में और एनवायरमेंट में एक रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप है, इंटर कनेक्टेड है हम लोग। ऑन द अर्थ human being prove the superiority as compared to other animals with the help of characters like intelligence, memory, imaginary ability। humans जो है, कोई भी एनिमल ले लो, humans क्या है? सबसे ज्यादा सुपीरियर है ना? सबसे ज्यादा बोला जाता है कि सबसे ज्यादा दिमाग humans के पास है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। वैसे तो काम हरकतें ऐसी हो जाती है कभी कभी, पर क्या कर सकते हैं? सुपीरियर दिया है, दर्जा दिया है ह्यूमंस को सुपीरियर का, तो ठीक है भाई। बाकी एनिमल से कंपेयर किया तो ह्यूमंस इंटेलिजेंस में भी ज्यादा है, उनकी मेमोरी भी ज्यादा है, इमेजिनरी एबिलिटी भी ज्यादा है, बिल्कुल सब कुछ ही ज्यादा है। बैड थिंकिंग भी ज्यादा किसमें ही है? ह्यूमंस में ही है। तो ह्यूमन सुपीरियर है। ह्यूमन हैज यूज्ड अप नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट एनी थॉट, बिना सोचे समझे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। बिकॉज क्या भाई, हम तो होशियार है, हम इंटेलिजेंट है, हम तो करेंगे। ह्यूमन रेस एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैव कॉज्ड एक्सट्रीम डैमेज टू द एनवायरनमेंट। ह्यूमन रेस टू गेट बेटर डे बाय डे, खुद को अच्छा प्रूव करना, खुद की लाइफ अच्छे स्टेबल लेके आना, लैविश लाइफ जीना, ये सब क्या है? ह्यूमन रेस एक दूसरे के साथ ही कंपटीशन में लगे हुए हैं। डेवलपमेंट डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, डेवलपमेंट धीरे 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 कहाँ तक जा रही है? तो वो जो है उसने भी एक्सट्रीम डैमेज किया है हमारे एनवायरनमेंट को। सिंस ह्यूमंस, us including me, subhumans, since humans have disturbed the environment balance, it's our responsibility to think of protection and conservation of nature। हमने ही जो हमारे पैरों पे कुल्हाड़ियां मारी है, हमने ही जो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी आती है? हमारी ही आती है ना? हमने खराब किया है, कोई भी चीज हमने खराब की है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? हमारी आएगी ना, कि हम सुधारे, तो हमें ही सुधारना है। ह्यूमंस इंक्लूडिंग अस, मैं मुझसे इंक्लूड करके सारे जितने भी ह्यूमंस है, एक अपनी लाइफ में कुछ ना करो ना, एक प्लेज ले लो, एक बेसिक सा प्लेज ले लो, जितना हो सके प्लास्टिक कम यूज करेंगे, जितना हो सके उतना एनवायरनमेंट को कम पोल्यूट करेंगे। कचरा, जंक खाते हो, रैपर्स इधर रैपर्स उधर, चॉकलेट खा ली रैपर फेंक दिया, नहीं। ये कुछ चीजें है जो हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, हमें कोई गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। ये बेसिक चीजें जो करनी है वो खुद से एज एन इंडिविजुअल स्टार्ट करनी है। खुद भी करो, दूसरों को भी रोको। तो हमने जो डिस्टर्ब किया है, मैंने तो नहीं किया, मैं तो बचपन से ही सुधरा हुआ, हो गए, बट आगे वाले को तो रोको, दूसरे लोगों को तो रोक सकते हो ना। बस वही है बेसिक, जो ह्यूमंस ने खराब किया एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ह्यूमंस की ही आती है टू बैलेंस इट अगेन, वापस से करना। मैम मेरे एक से पॉसिबल नहीं है, मैं एक कर लूंगा, क्या ही हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतने लोग नहीं कर रहे, मैं एक कर लूंगा, क्या ही उखाड़ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक एग्जाम्पल है, तुम्हारे इसी चैप्टर में एग्जाम्पल है, एक आदमी, एक मैन ने कैसे पूरा फॉरेस्ट डेवलप किया, पूरा फॉरेस्ट, लाइक यही बुक में एग्जांपल है। तो मतलब वो कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो ना, उनसे हो पा रहा है, तुमसे भी हो सकता है, एक से नहीं हो पा रहा है, ग्रुप में करो। बट एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी कुछ लॉज है, एनवायरमेंट कंजर्व करनी है तो कुछ लॉज है। कौन सा लॉज है? फर्स्ट आता है फॉरेस्ट एक्ट या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट विथ ईयर। ये चीज बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, विथ ईयर याद करने। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कौन सा ईयर में हुआ था? इन व्हाट? इन 1980। The land reserved for forest conservation has been prohibited to use for any other purpose by this law। जो लैंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर आता है, जो लैंड रिजर्व्ड है फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन,
तो वो लैंड कोई भी एक्टिविटीज के लिए प्रोहिबिटेड है, रिजर्व्ड है, वहां पे कोई भी एक्टिविटीज नहीं हो सकती, हंटिंग, पोचिंग, कोई एक्टिविटीज वहां पे पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल, परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंपलसरी फॉर माइनिंग एक्टिविटीज। अगर वहां पे माइनिंग करनी है, माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग मतलब जो कोल वगैरह, जो ये लैंड को खोद के नीचे से मिनरल्स निकालते हैं उसकी बात हो रही है, तो वो जो एलिमेंट्स निकालते हैं उनकी बात हो रही है, तो वो जो माइनिंग एक्टिविटीज है वो बंद करनी है। एनी पर्सन, बंद करनी है मतलब उसके लिए परमिशन लगेगी, किसकी? गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, ठीक है। Any person who disobeys this law is entitled to imprisonment for 15 days. ये लॉ फॉलो ना करना मतलब जेल में जाने के बराबर है, बराबर क्या जाते ही है। लॉ फॉलो नहीं किया, लॉज बनाए इसलिए, हमारे लिए भी लॉ बनते हैं ना, पर हमें कैसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हमें कैसे सेफ फील करवाना चाहिए, ये हमारे राइट्स है, ये हमारे लॉज है। तो एनवायरमेंट के लिए भी लॉज बनाया है, बिकॉज एनवायरमेंट शुड स्टे प्रोटेक्टेड। खुद से तो नहीं समझ रहे हो तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट में कुछ लॉज दिया उसलिए। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 याद रखना है, ईयर याद रखना है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन 1986। ये लॉ कब आया था? 1986 में। पर्पस क्या है इस लॉ का? पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू control the pollution and punish the persons or institutes harming the environment। जो इंस्टीट्यूट, कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी पर्सन अगर एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है तो वो दैट पर्सन इज पनिशेबल, दैट पर्सन इज पनिशेबल। तो ये किसके लिए कंट्रोल है? पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन के लिए यह लॉ बनाया है। एनी पर्सन और फैक्ट्री इज प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट फ्रॉम रिलीजिंग द पोल्यूटेंट्स। बता दिया था पोल्यूटेंट्स क्या है, जो पोल्यूशन कॉज करेंगे, जो पोल्यूटेंट्स है इन एटमॉस्फेयर बियॉन्ड अ परमिशेबल लिमिट। एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाहर अगर वो पोल्यूटेंट्स एनवायरमेंट में रिलीज हो रहे बाय एनी पर्सन, एनी इंडस्ट्रीज, एनी फॉर्म, तो क्या होगा? दोज आर पनिशेबल। वो पर्सन, वो फैक्ट्री इज पनिशेबल, वो प्रोहिबिटेड है, नहीं करना है। एक लिमिट दी जाती है, यू कैन रिलीज सर्टन अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इनटू द एटमॉस्फेयर, इनटू द वाटर। उस लिमिट के बाहर यू कांट डू दैट, दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर विच लॉ? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। The person breaching this law, breaching मतलब क्या? ब्रीचिंग मतलब क्या? जो पर्सन फॉलो नहीं कर रहा है, अगर वो लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, इज एंटाइटल्ड फॉर ईदर 5 year imprisonment और फाइन अप टू 1 lakh। या तो 1 lakh का फाइन पे करना पड़ेगा, या तो 5 साल कैदी बन के रहो, इम्प्रिजनमेंट में रहो। ये नेशनल ग्रीन क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज बीन एस्टैब्लिश इन 2010 for effective implementation of environmental related laws। 2010 में क्या किया था? 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया था, ताकि ये लॉ इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहे क्या, लोग फॉलो कर रहे हैं क्या, ये देखने के लिए। ठीक है, 2 लॉज पढ़ लिए, एक एक्ट है। ये कौन से एक्ट है? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, ये याद रखना है, 1986। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ खुद भी तो प्रोटेक्ट करना जरूरी है, वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट होना जरूरी है। एज पर क्लॉज 49A, As per clause 49A, trading of rare animals has been completely banned। ट्रेड करते हैं, है ना, यहाँ से दूसरे कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज से यहाँ, फॉर व्हाट? फॉर देयर फ्लैश, देयर हॉर्न्स, ये सारी चीजों के लिए जब ट्रेडिंग होती है, इट इज बैंड एज per clause 49A। As per clause 49B, use of articles prepared from skin or organs of wild animals has been banned। है ना, आजकल हम देखते हैं ये पेटा सर्टिफाइड है। मतलब क्या? पेटा सर्टिफाइड है, नो एनिमल्स वेर हार्म, है ना, पेटा सर्टिफाइड। तो ये बोलते हैं ये लॉ के अनुसार जो स्किन है, ऑर्गन्स है, बाकी के ऑर्गन्स होंगे किसके? वाइल्ड एनिमल्स के, उनको यूज करना बैन है, उनसे प्रोडक्ट्स यूज करना। एज पर क्लॉज 49C, डिस्क्लोजर ऑफ स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड एनिमल्स इज कंपल्सरी। Disclosure of the stock of the artifacts made from rare wild animals is compulsory। उन जो rare wild animals है उनको क्या करेंगे? उनके जो प्रोडक्ट्स है, उनसे जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जो उनके हॉर्न्स होंगे, जो उनसे चीजें मिलेगी, जो उनके किसी के तीत ले लो, वो सारी चीजों से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो वो सारी चीजें होती है। I'm so sorry बेटा।
तो 49C क्लॉज के अनुसार वो बंद करना इज नेसेसरी। साउंड पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रूल इन 2000, ये कुछ रूल्स है साउंड पोल्यूशन के लिए, नॉइज पोल्यूशन के लिए। कौन सा रूल है? कंट्रोल प्रिवेंशन, कंट्रोल में रखना है, प्रिवेंशन रखना है, बिल्कुल हद से बाहर साउंड नहीं करना है, बिकॉज इट कैन अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमंस को ना कर रहा है तो बाकी ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करेगा। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल इन 1998। बायोमेडिकल वेस्ट, जो नीडल्स होते हैं, जो सिरिंजेस होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, वो सबको वेस्ट को जो कट करने के लिए, बाकी जो भी चीजें जो ऑपरेशन के टाइम पे यूज होती है, वो सबको क्या बोलेंगे? बायोमेडिकल वेस्ट। वो बायोमेडिकल वेस्ट को भी अच्छे से प्रॉपरली हैंडल करना, मैनेज करना अंडर दी हॉस्पिटल ही आता है। इट वॉज एनेक्टेड इन 1998। ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग इन 2011। जो बैटरीज वगैरह होते हैं, जो ई वेस्ट होता है तुम्हारा, आजकल जो बैटरीज वगैरह से जो कार्स, जो बाइक्स, ये सब चलते हैं, वो जो ई वेस्ट है, तो वो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होंगे, ई वेस्ट जो होंगे, उनको भी कंट्रोल में रखना, मैनेज करना, हैंडल करना। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2011। ठीक है, ये जिनकी बात मैं कर रही थी, दैट पर्सन क्या है? दिस पर्सन। उन्होंने क्या किया था, पढ़ो। इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन, वी कांट कॉल हिम अ स्मॉल मैन बिकॉज ही हैज डन अ ह्यूज थिंग। उन्होंने एक बहुत ह्यूज थिंग किया। क्या है, पढ़ते चलो स्टोरी। जादव मोलाई पेयांग इज हाईली केपेबल पर्सन इन आसाम। आसाम के रहने वाले थे। इन 1969 उनका बर्थ हुआ था। ही इज वर्किंग एज अ फॉरेस्ट वर्कर सिंस द एज ऑफ 16 years से ही इज वर्किंग एज अ forest workers. Once large number of snakes dies in the flood at Brahmaputra river flowing by the village. ब्रह्मपुत्र रिवर थी, उसमें बहुत सारे स्नेक्स की डेथ होगी। एज अ प्रिवेंटिव मेजर मोलाई प्लांटेड 20 बैम्बू प्लांटलेट्स। उन्होंने क्या किया? 20 बैम्बू प्लांटलेट्स वहां पे प्लांट किए नियर द रिवर। इन 1979 द लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बिगेन अ सोशल अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट। डिफॉरेस्टेशन जो होता है बेटा, उसका उल्टा होता है अफॉरेस्टेशन, मतलब ट्रीज को ग्रो करना। ऑन 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड, वहां पे लैंड ग्रो किए जाना। मोलाई वॉज वन of the few forest workers who were looking after that project. He was the man who was looking after that project. कौन सा प्रोजेक्ट? जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में बिगन किया था फॉर अफॉरेस्टेशन। मतलब क्या? ट्रीज को वापस से ग्रो करना, जो बैरन लैंड है उस पे ट्रीज को ग्रो करना। डिफॉरेस्टेशन का उल्टा अफॉरेस्टेशन। कितना लैंड था? 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड एंड ही वॉज लुकिंग आफ्टर दैट। Molai continued to plant the trees even after completion of the project. उनको क्या जरूरत थी? उनका तो काम उतना ही था जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है, करे। बट नो, व्हाट डिड ही डू? उन्होंने वापस से क्या किया? इवन आफ्टर द प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी, इवन आफ्टर द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड, उन्होंने ट्रीज प्लांट करना कंटिन्यू रखा। He kept on planting the trees. As a result of his continuous work of planting and caring for the trees, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट कर दिया खत्म, हमारा काम खत्म। वो जब तक केपेबल नहीं हो जाता, उसको नर्चर करना भी जरूरी है। जैसे बेबी को नर्चर करते हैं, वैसे ट्रीज को भी नर्चर करना जरूरी है, उनकी केयर करना भी जरूरी है। The barren area witnessed the forest cover over 130 acres. इतने एकड़ जो बैरन लैंड था, बिल्कुल ट्रीज नहीं थे, उसमें ट्रीज ग्रो करवाए। ग्रो जब तक वो सोशल कॉज चल रहा था, जब तक वो डिपार्टमेंट काम कर रहा था, तब तक तो ठीक था। इवन आफ्टर दैट ही डिड इट। इवन आफ्टर दैट उन्होंने ट्रीज को प्लांट करना, ट्रीज का केयर करना स्टार्ट रखा। Today, this jungle in Kokilamuk of Jorhat district of Assam is the result of hard work of 30 years. 1-2 साल में नहीं हो जाता, 2-3 दिन में नहीं हो जाता। His hard work paid off. कब? After 30 years continuous consistently उनके hard work में इतने acres of land में trees plant किए। He that sole person, इन्होंने इतने efforts लिए। तो तुम लोग अपने 10th के लिए नहीं ले सकते? ले सकते हो ना। हार्ड वर्क बेटा, हार्ड वर्क करोगे, ये चीज पॉसिबल होगी तो तुम्हारे मार्क्स तो क्या ही है। ये चीज पॉसिबल होगी तो तुम्हारे मार्क्स तो क्या, 1 year ऑफ हार्ड वर्क। 1 year अभी बाकी भी नहीं है। बक्कल अप, शूज बांधो, करो। मतलब शूज बक्कल अप करना वैसे नहीं, शूज बांधो और मैम ने बोला शूज बांध के पढ़ाई करो, नहीं, बक्कल अप करो, पढ़ाई करो। अभी टाइम है, अभी भी टाइम है। लेक्चर्स देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, PYQs रेफर करो, स्टिल यू हैव टाइम। ही हैज बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड, वेरी बिग अवार्ड,
Padma Shri Award by Government of India for his unparalleled work. Now it is well known as Molai Jungle. उनके नाम से ही जंगल को छोड़ दिया. Many people come together to destroy the forest, but a single person, if determined, very important. अगर एक single person ने ठान ली ना, but a single person, if determined, can establish a new forest. एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट एस्टैब्लिश करना भी पॉसिबल था विथ अ सिंगल पर्सन, बाय अ सिंगल पर्सन. तो दिस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. जैसे बुक में था, कुछ भी मैंने उसमें मैनिपुलेट नहीं किया, जैसा था वैसे का वैसा मैंने आपको समझाया है. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट देखो, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी. जेनेटिक अभी टर्म समझना है, क्या है वो समझना है. व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज. जो सेम स्पीशीज होंगे बेटा, किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास होता है, ये होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी. फिर जेनेटिक के बाद हम जेनेटिक के बाद स्पीशीज पढ़ेंगे. ठीक है, जीनस आता है, जीनस में जेनेटिक डाइवर्सिटी, फिर स्पीशीज पढ़ेंगे. ये सारी जो चीजें है जीनस के नीचे स्पीशीज आता है. तो ये जो सेम स्पीशीज है उनमें जो डाइवर्सिटी है, उनमें जो वेरिएशंस है, उसके बारे में क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी. अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी. एग्जांपल, ईच ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर. पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट द स्पीशीज arises if there is a decrease in diversity within the species whose members involved in the sexual reproduction. ह्यूमंस का ले लो या कोई भी स्पीशीज का ले लो, अगर वो उनका नंबर ग्रो नहीं हो रहा है, इफ दे आर नॉट ग्रोइंग, उनका पॉपुलेशन दे हैव स्टॉप्ड, उनका पॉपुलेशन एक लिमिट पे आ गया है, इट इज नॉट इंक्रीजिंग, तो क्या हो सकता है? इट कैन लीड टू एक्सटिंक्शन. ह्यूमंस का तो इट इज नॉट लाइक ह्यूमंस ने, बाकी कोई भी ले लो, बाकी कोई भी ऑर्गेनिजम्स ले लो, इट इज अ हाई पॉसिबिलिटी अगर वो स्पीशीज आर नॉट प्रॉपरली रिप्रोड्यूसिंग, दे कैन एक्सटिंक्ट, दे कैन कम अंडर एंडेंजर स्पीशीज. पढ़ेंगे एक्सटिंक्शन क्या होता है वो भी देखेंगे. स्पीशीज डाइवर्सिटी, डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी. एक ही जीनस के दो अलग अलग जब स्पीशीज होंगे उसको हम स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलते हैं. एग्जांपल, स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स क्या इंक्लूड करता है? स्पीशीज डाइवर्सिटी. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, मेनी इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ईच रीजन. एक ही रीजन में बहुत सारे इकोसिस्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं. इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड थ्रू द इंटरैक्शन बिटवीन प्लांट्स, बेटा पढ़ लिया है, एनिमल्स इन देयर हैबिटेट एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. इकोसिस्टम क्या है वो पढ़ लिया है. ईच इकोसिस्टम हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स. हर एक इकोसिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इकोसिस्टम. फॉर एग्जांपल ले लो, कोई कोल्ड रीजन है, कोई पोल ले लो, नॉर्थ पोल ले लो, ठीक है, वहां पे जो इकोसिस्टम होगा इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द इकोसिस्टम जो आपको इक्वेटर पे देखने मिलेगा. तो हर एक इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो एनिमल्स, प्लांट, माइक्रोब्स है, दे वुड बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ठीक है, इकोसिस्टम्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. ठीक है, पढ़ लिया. इकोसिस्टम भी नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो सकते हैं. तो वो जो ये डाइवर्सिटी मतलब क्या? वेरिएशंस. इकोसिस्टम में भी वेरिएशंस होंगे, अलग अलग दो इकोसिस्टम ले लो, इट वुड बी डिफरेंट. जेनेटिक डाइवर्सिटी भी हो सकती है, दो अलग अलग स्पीशीज जो एक जीन में, वो स्पीशीज डाइवर्सिटी भी हो सकती है, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स. ठीक है, ठीक है, ये बेटा दिस ये क्लियर होना जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज सेक्रेड ग्रूव्स. क्या होता है ये सेक्रेड ग्रोव्स? क्या है? द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड. मतलब जो पूजनीय हम बोलते हैं ना कि ये फॉरेस्ट है, ये हमारे भगवान यहाँ पे रहते थे, इसको रिप्रेजेंट कर दिया. ये जो गॉड से रिलेटेड, जो रिलीजन से रिलेटेड है, जो गॉड से रिलेटेड है, वो फॉरेस्ट, उनके बारे में बात हो रही है. फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड इज कॉल्ड ए सेक्रेड ग्रोव. मतलब बहुत प्योर है, दिस फॉरेस्ट इज वेरी प्योर, यहाँ पे अच्छे वाइब्स है, यहाँ पे गॉड से रिलेट कर दिया, तो दैट इज सेक्रेड ग्रोव. दिस आर इन फैक्ट सेंचुरीज
कंजर्व बाय द सोसाइटी एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये एक टाइप के सेंचुरीज होते हैं। सेंचुरीज क्या होते हैं बेटा? जो गवर्नमेंट हैंडल करते हैं कि यहाँ पे ये चीजें करना प्रोहिबिटेड है, पोचिंग करना, हंटिंग करना, किलिंग ऑफ द एनिमल्स इज प्रोहिबिटेड, गवर्नमेंट करेगी। बट सेक्रेड ग्रोव्स है तो ये क्या करेंगे? दीज आर किससे मैनेजर है? ये सोसाइटी ही मैनेज कर लेगी, गवर्नमेंट won't manage it because society will look after that forest. As it was conserved in the nature, in the name of God, it has special protection. भगवान के नाम पे है ना, नेम ऑफ गॉड भगवान के नाम पे है, जो भगवान माना जाता है कि हाँ यहाँ पे कोई अच्छी पर्टिकुलर रिचुअल्स होते हैं, ये फॉरेस्ट अच्छा है, ये भगवान के नाम पे ये अच्छा चल रहा है, लाइक वट एवर जो भी है, इन द नेम ऑफ गॉड जो फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाता है। कौन कंजर्व करेगा? गवर्नमेंट कंजर्व करेगी? नो, इट विल बी कंजर्व बाय अ पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, अ सोसाइटी ऑफ पीपल, उसको ही सेक्रेड ग्रोव्स बोला है। दिस क्लस्टर्स ऑफ थिक फॉरेस्ट आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया बट इन द एंटायर कंट्री। ये जो क्लस्टर्स है बेटा, वेस्टर्न घाट्स मतलब जो गुजरात महाराष्ट्र में जो भी घाट्स आते हैं उनको हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, वहां पे भी है, और पूरे के पूरे इंडिया में भी ऐसे सेक्रेड ग्रोव्स प्रेजेंट है जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते। कौन प्रोटेक्ट करेगा? सोसाइटी विल प्रोटेक्ट इट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ये कुछ चीजें बेटा, इस पे क्वेश्चंस आ गए कि रिसाइकल रीयूज क्या होता है। देखो ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर दो। ही इज थ्रोइंग, एक गुड काम कर रहा है ना, ही इज थ्रोइंग द लिटर इनटू द डस्टबिन। ये क्या है, किससे रिलेटेड है? सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। ये क्या है? गो ग्रीन, जब बोलता है कि बाइक्स यूज ना करो जो पोल्यूटेंट्स रिलीज करेंगे, यूज साइकिल, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिसाइकल रीयूज के बारे में बता रहे कि चीजों को रिसाइकल करो, रीयूज करो। ये है ग्रीन पावर, ठीक है। ये किसके बारे में? सेव वाटर, बेसिक टर्म्स है ये, सेव वाटर, पानी बचाओ, ये सारी चीजें आपको पता होगी, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व। बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते, कैसे कंजर्व कर सकते हैं? प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो रेयर स्पीसीज है, जो वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन पे, उनको प्रोटेक्ट करो। एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है, और यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स की बात होती है। डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज बायो रिजर्व्स, बायो रिजर्व्स है, यहाँ पे ये चीजें प्रोहिबिटेड है, उसको बायो रिजर्व्स। प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज, वो जो स्पेशल स्पीशीज है, जो एंडेंजर्ड है, जो आने वाले टाइम में खत्म हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है, उनके कंजर्वेशन के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स चलाना। कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, सबको बचाना, चाहे एंडेंजर्ड हो ना हो। इसका मतलब बहुत ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि उनको क्या करेंगे, हंटिंग करेंगे, उन पे पोचिंग करेंगे, उनको हंट करके उनकी चीजें, उनके जो फ्लैश होता है, हॉर्स होता है, यूज करेंगे। नो, आज एंडेंजर्ड नहीं है, क्या पता कुछ सालों बाद इट कैन बी कंसिडर्ड एज एंडेंजर्ड, तो सबको प्रोटेक्ट करना। ऑब्जर्विंग द रूल्स, रूल्स को सारे जो गवर्नमेंट रूल्स है उनको ऑब्जर्व करना। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, ओके। ये कुछ ऐसी चीज है जो जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। माई रोल इन एनवायरमेंट, माई रोल, योर रोल, सबका रोल क्या होना चाहिए एनवायरमेंट में? कंजर्वेशन, बेटा ये वर्ड्स तो अभी क्लियर है ना, सिर्फ रीड कर, देखो कंजर्वेशन, कंजर्वेटिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उनको बचाओ, उनको मिसयूज ना करो, कंजर्व करो। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन, क्या प्रिवेंशन? प्रिजर्विंग व्हाट एवर हैज बीन लेफ्ट ओवर, जो भी बचा कुचा छोड़ दिया है, जो बच्चा को तो छोड़ दिया है भाई, उनको तो बचा लो, ऐसा है कि प्रिजर्वेशन, उनको प्रिजर्व करके रखो। रेमेडीज टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, आगे वो चीज लॉस ना हो जाए, हमारे हाथ से चली ना जाए, एकदम टाइम ना चला जाए, उसके लिए प्रिजर्विंग अननोन रीजन्स, जो अननोन रीजन है उनको प्रिजर्व करो। कंट्रोल, प्रिवेंटिंग, ये हो गया, कंजर्वेशन हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया, कंट्रोल क्या करना है? जो प्रिवेंट, जो हार्म कॉज होती है एनवायरमेंट को, वो ना करो, कंट्रोल करो। स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज, चेंजिंग द माइंडसेट, अपना माइंडसेट चेंज करो। आप अपना भी कर सकते हो, आप अपने आजू बाजू वाले का भी कर सकते हो कि कचरा ना डालो इधर उधर, रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं यूज करो, जो भी आप मेडिकल वेस्ट यूज कर रहे हो प्रॉपर डिस्पोजल करो, ये डिस्पोजल करो, सारी चीजें खुद भी कर सकते हो और दूसरों के भी माइंडसेट चेंज कर सकते हो। ये कंट्रोल। प्रोडक्शन, रिवाइवल ऑफ हार्म फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जैसा हमने देखा दैट मैन, उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा फॉरेस्ट खड़ा कर दिया, तो आप भी कर सकते हो ऐसे कुछ छोटे छोटे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि चलो जंगल बनाने में लग जाओ, फॉरेस्ट बनाना, स्टिल स्टार्ट विथ 1 or 2 ट्रीज, प्लेज लो कि वीक में एक ट्री कहीं तो ग्रो कर देंगे,
दैट इज एनफ। इतने तो, अगर सब लोग इतना सोचने लग गए तो बूंद बूंद से ही तो समंदर बनता है। इतना सोचने लग गए सब लोग तो वो क्या करेगा, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अटेम्प्टिंग इनोवेशन, है ना, अलग अलग चीजें खुद भी यूज करो, दूसरों को भी ये करो, प्रोत्साहित करो कि इनोवेट, हर एक चीज। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेडिशनल मेथड चल रही तो यही आनी चाहिए, यही चीजें फॉलो करनी है, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। नो, आप खुद भी अपना माइंडसेट चेंज करो, दूसरों का भी करो, ठीक है। नेक्स्ट इज अवेयरनेस। भाई कैसे अवेयरनेस फैला सकते हो, कैसे लोगों को बता सकते हो, एजुकेशन दो, गाइड करो, अवेयरनेस बढ़ाओ, इमिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेशन, खुद भी पार्टिसिपेट करो। बेटा बेसिक टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है। प्रिवेंशन ऑफ व्हाट, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, सेम डिजाइनिंग न्यू प्लान्स, फैक्टर्स हार्मफुल टू एनवायरमेंट, उनका प्रिवेंशन, जो फैक्टर हार्मफुल एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं उनका प्रिवेंशन नेसेसरी है। नए प्लान्स बनाओ कि अगर कारपूल सुना होगा आपने, ऑफिस जाते वक्त खुद की अलग अलग कार लेके जाने से अच्छा इनोवेशन कुछ नया सोचो कि हाँ वी कैन, एक ही एरिया में हो, यू कैन यूज द सेम कार, यू कैन यूज द सेम ट्रांसपोर्ट, है ना। ये सारी चीजें जो हम थोड़ा बहुत हमें करना तो थोड़ा ही है, एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ रहा है। वी आर डूइंग स्मॉल थिंग एज एन इंडिविजुअल, छोटी छोटी चीजें करो, वो छोटी चीजें एनवायरमेंट को बहुत इफेक्ट करेगी इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। ओके मैंने बताया था हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट कितने हैं, मतलब जो बहुत सेंसिटिव स्पॉट्स है बायोडाइवर्सिटी के 32 एरियाज ऑफ अर्थ ऑक्यूपाइड बाय दिस हॉटस्पॉट कितने हैं, 15.7% एरियाज। करेंटली सेंसिटिव एरियाज दैट आर डिस्ट्रॉयड 86% डिस्ट्रॉयड एरियाज है। प्रेजेंटली लेफ्ट ओवर सेंसिटिव स्पॉट्स कितने हैं, 2.3% है सेंसिटिव स्पॉट्स अभी जो प्रेजेंट है। हॉटस्पॉट्स हैव 1,50,000 hotspots are 1,50,000 plant species which are 50% of the world count. In eastern India jungles, 85 species are found out of 185 species of animals. मतलब ईस्टर्न इंडिया के जंगल में there are total 185 species of animals में 85 species are found in eastern Indian jungles. In western Ghats about 1,500 endemic species पढ़ेंगे, what are endemic species पढ़ेंगे। Out of the total plant species in the entire world 50,000 are endemic। बेटा endemic क्या है बता दूंगी, आगे पढ़ना है, ठीक है। ये ठीक है, हॉटस्पॉट्स क्लियर है बायोडाइवर्सिटी के। नेक्स्ट क्या है, 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ द कंट्री। एंडेंजर्ड जो खतरे में है कौन से है, द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ गुजरात। कहाँ पे है वेस्टर्न घाट्स, दे आर स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। द 6 states has been endangered due to mining industry। सबसे ज्यादा खतरा किसकी वजह से हो रहा है, माइनिंग इंडस्ट्री एंड सर्च फॉर नेचुरल गैस के लिए जो सर्च जारी है, जो खड्डे खोदते हैं माइनिंग इंडस्ट्रीज, नेचुरल गैस के लिए जो सर्च जारी है, कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, कौन एंडेंजर्ड है, वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे, ये जो स्टेट्स है उनमें। हैबिटेट्स ऑफ एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड बिसन। एशियाटिक जो लायन है, वाइल्ड बिसन है ऑफ दिस रीजन हैव बीन अंडर थ्रेट। हैबिटेट मतलब क्या, उनकी रहने की जगह अंडर थ्रेट है ना। ये सारी माइनिंग इंडस्ट्रीज वहां पे जा रही है, माइनिंग हो रही है वहां पे, तो उस वजह से क्या हो रहा है, उनका ये जो एशियाटिक लायन है, वाइल्ड बिसन है, उनका जो प्रॉपर हाउस है दैट इज अंडर। आपको भगा देते हैं क्या, चलो यहाँ पे माइनिंग करनी है, आपका घर खाली करो, नहीं जाते हो ना, ये लोग बेचारे क्या करेंगे, दे आर हेल्पलेस। वेस्टर्न घाट्स आर एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस। दूसरी बात आती है मानस नेशनल पार्क। द मानस नेशनल पार्क ऑफ द आसाम इज अंडर थ्रेट ड्यू टू डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर। डैम्स बढ़ा रहे हैं, वाटर का कैसे भी यूज हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट, बिना सोचे समझे वाटर इज बीइंग यूज। टाइगर एंड राइनो का कौन इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, टाइगर एंड राइनो ऑफ दैट रीजन आर अंडर थ्रेट। टाइगर इफेक्ट हो रहा है, राइनोसॉरस इफेक्ट हो रहा है। Next is Sundarban National Park. Sundarban National Park of West Bengal is reserved for tigers. Mainly किसके लिए रिजर्व है, टाइगर्स के लिए रिजर्व है। However, the tiger population and overall local environment is seriously challenged by dams
डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फिशिंग, ये सारी चीजें स्टिल हो रही है वहां पे। इन द सुंदरबन नेशनल पार्क जो टाइगर्स के लिए रिजर्व्ड है, स्टिल टाइगर्स आर थ्रेटेंड, स्टिल उनके लिए वो जगह खतरा है। मतलब तीन मेन हेरिटेजेस प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री, यहाँ अपने कंट्री के 3 हेरिटेज जो एंडेंजर्ड है, जिनको बचाना जरूरी है, उनके बारे में दिया था। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। थ्रेटेंड स्पीशीज का क्या क्लासिफिकेशन, कौन से एंडेंजर्ड है, कौन से एक्सटिंक्ट है। इसके बाद एंडेंजर्ड स्पीशीज, ईदर नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज डिक्लाइन, उनका नंबर कम हो गया है, और देयर हैबिटेट, उनकी रहने की जगह इज श्रंक टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कैन बी एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर। आगे जाके, अभी तक खत्म नहीं हुए ये स्पीशीज, आगे जाके खत्म हो सकते हैं। उनका पॉपुलेशन कम हो गया है, उनकी जो रहने की जगह थी वो ह्यूमंस ने क्लियर आउट कर दी है, उनकी रहने की जगह, उनका हैबिटेट पे प्रॉब्लम आ रहा है, उतने एक्सटेंट तक कि वो अब भी एंडेंजर्ड में काउंट होते हैं। कि आज ठीक है, कम हो गया, उनका नंबर कम हो गया, उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया, कम हो गया, बट इन फ्यूचर जो एंडेंजर्ड है वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर प्रॉपर केयर ना की। They can be extinct in near future if conservative measures are not implemented. कौन से endangered species है बेटा, नाम याद रखना है, कौन से है, लायन टेल्ड मंकी, लेसर फ्लोरिकन, ये दोनों जो है क्या है, दे आर कंसिडर्ड एज एंडेंजर्ड, अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुए बट ऑन अ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है। रेयर स्पीशीज क्या होते हैं ये, number of these organisms is continually declined. Organisms of this species being endemic may become extinct very fast. ये भी जल्दी ही extinct हो सकते हैं, इनकी स्पीड से ज्यादा इनकी स्पीड है, they are very fastly moving forward to get extinct। कौन से, रेड पैंडा और मस्क डियर। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कंसिडरेबली डिक्लाइन, यहाँ पे क्या था, इनका हैबिटेट भी डिक्लाइन हो रहा है, ये ऑर्गेनिज्म दे आर गोइंग टूवर्ड्स, दे आर डिक्लाइनिंग, बट ये ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुके हैं, बहुत कम हो चुके हैं और बहुत जल्दी जल्दी एक्सटिंक्ट हो रहे। कौन, रेड पांडा और मस्क डियर। नेक्स्ट आते हैं वल्नरेबल स्पीशीज। क्या डिफरेंस है एंडेंजर्ड वल्नरेबल में, नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस, होते ही कम है, एंड कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। Continuous decline in their number is worrisome reason, इनका नंबर कंटिन्यूस, दे आर कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग, धीरे धीरे उनका कंटिन्यूशन डिक्लाइन हो रहा है। तो और उनका नंबर जो है एक तो ऑलरेडी कम है और कंटिन्यूसली वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कंटिन्यूसली धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। दोज आर वल्नरेबल स्पीशीज। एग्जाम्पल क्या है, टाइगर एंड लायन। Indeterminate species, ये क्या है, this organisms appear to be endangered appear होता है, but due to their some behavioral habitats like shyness, there is no definite and sustainable information। ये ऐसा लगता है कि they are endangered। Indeterminate species क्या है कि कुछ आपके क्लास में बच्चे होते हैं जो ऐसा लगता है बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, बिल्कुल ही ढ टाइप से, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, बट मार्क्स आते कि फिर कब समझ में नहीं आता कि कब अच्छे मार्क्स आ गए, कब गंदे मार्क्स आ गए, बट मार्क्स आ जाते कभी कभी अच्छे। तो इनडिटर्मिनेट स्पीशीज क्या है, ये ऐसे स्पीशीज है बेटा जो लगता है कि दे आर एंडेंजर्ड, मतलब कि दे कैन एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर, बट हम बोल नहीं सकते क्योंकि उनके हैबिट्स कैसे, दे आर शाय, ज्यादा दिखते नहीं है, दे आर शाय, अपने में कहीं तो भी छुप के रहेंगे। तो वो जो स्पीशीज है वो हमें पता नहीं है कि उनके बारे में कोई डेफिनेट डेटा नहीं है, कि सही में एंडेंजर्ड है क्या, उन स्पीशीज को बोलते हैं। एग्जांपल जायंट स्क्विरल, शेकरू, क्या बोलते हैं जायंट स्क्विरल को, शेकरू। ये क्या होते हैं, ये शाय होते हैं, उनके हैबिट ऐसी है कि दे आर शाय, दे वोंट बी सीन इजीली। तो हम उनका एग्जैक्ट डेटा नहीं निकाल पाते, दैट्स व्हाई दे आर अंडर इनडिटर्मिनेट स्पीशीज। कुछ पॉइंट्स है, कुछ डेट्स है जो याद रखनी है। फर्स्ट क्या है, 22 मई। क्या हुआ था इस दिन, क्या है 22 मई, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे।
Survey of the plants and animals in your area. Maintain a record about their characteristics. Next आता है International Union for Conservation of Nature, IUCN full form important है. क्या है? International Union for Conservation of Nature prepares the red list that contains the name of endangered species. Red list मतलब बेटा red data book होती है. उसमें क्या होता है? उसमें होते हैं name of endangered species, list होती है कि कौन से species endangered है from different countries. Pink पेजेस, ये बुक के जो पिंक पेजेस होते हैं, पिंक पेजेस ऑफ दिस बुक कंटेन द नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, व्हाइल ग्रीन पेजेस कंटेन्स द नेम, वापस से ग्रीन कर देंगे चलो, व्हाइल ग्रीन पेजेस कंटेन्स द नेम्स ऑफ प्रीवियसली एंडेंजर्ड बट प्रेजेंटली सेफ स्पीशीज. पिंक पेजेस क्या, एक तो ये क्या है? रेड डेटा बुक या फिर रेड लिस्ट बोल लो. रेड लिस्ट क्या है? रेड लिस्ट में क्या होता है? पिंक पेजेस होंगे कुछ और कुछ ग्रीन पेजेस होंगे. पिंक पेजेस किसको डिटरमाइन करेंगे कि क्या है, किसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो स्पीशीज है वो भाई एंडेंजर्ड है, आगे जाके खतरे में, इन पे खतरा है, आगे जाके एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. वो पिंक पेजेस पे नोट डाउन कर देते हैं. वो लिस्ट किस पे होती है? पिंक कलर के पेजेस पे. ग्रीन कलर के पेजेस पे क्या होता है कि पहले जो एंडेंजर्ड कंसिडर करते थे, एंडेंजर्ड हम उनको कंसिडर करते थे, बट नाउ वो वापस धीरे धीरे देयर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज एंड अभी उन पे उतना खतरा नहीं है. तो उस वो कौन सी स्पीशीज, वो लिस्ट कहां पे होगी? इन द ग्रीन पेजेस ऑफ द बुक. ठीक है. ये 2 पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट बाकी के थे. ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सी स्पीशीज है? ये कौन सी स्पीशीज है? बताना मुझे कमेंट डाउन करके. ठीक है बेटा, देखो ये क्या है? मस्ती अपार्ट, ये है आपके होमवर्क क्वेश्चंस. मैंने बता दिया था पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगा आपको, है ना? मैंने बता दिया था पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा. पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल पे जाओ. ये सारे क्वेश्चंस ज्यादा नहीं दिए, कुछ कुछ दिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है ये सारे क्लियर हो जाए. देखो एनर्जी पिरामिड, एनर्जी, फिर क्या हमने और क्या क्या पढ़ा था? फिर एनर्जी पिरामिड, फिर क्या पढ़ा था हमने? एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, रेड लिस्ट, फिर आगे भी जो भी फूड वेब, फूड चेन जो भी पढ़ा था, जो भी इंपॉर्टेंट है उसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए. ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको चैप्टर आइडिया मिल जाएगा कि आपका चैप्टर कितना क्लियर है. ठीक है, ठीक है बेटा. इसी के साथ हम लोग अपना वन शॉट लेक्चर खत्म हो गया है. आई नो थोड़ी स्पीड ज्यादा थे बिकॉज ये चैप्टर ऐसा है ना बेटा, जो चैप्टर्स ऐसे थे लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बहुत आराम से हर एक चीज एक्सप्लेन की थी, बिकॉज दो चैप्टर डिमांडेड टाइम कि वो टाइम से कंप्लीट होने चाहिए थे, उसको टाइम देना भी जरूरत था उसमें. इसमें मोस्टली रीडिंग बेस्ड, आप समझ लो कंसेप्ट जहां पे समझाने थे समझा दिया. बाकी थ्योरी पोर्शन है जिसके एग्जांपल्स आपको लर्न करने, जो डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है वो सारी क्या है? थ्योरी बेस्ड चीजें आती है एग्जाम पेपर में. ठीक है, इसी के साथ लेक्चर एंड करेंगे एंड आई होप आपको लेक्चर क्लियर होगा. नोट्स कहाँ पे मिल जाएंगे मैंने बता दिया है. ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. एंड यस, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय.